अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, मंडे मुबारक। एक नए हफ्ते का आगाज, एक नई एनर्जी के साथ, नई खबरें, नए मौजूआत। हम पुराने हैं, खबरें नई हैं और दिन भी नया है। दिन भी नया है, एनर्जी भी नई है, नाश्ता भी पुराना है। लेकिन आज नाश्ते में क्या किया? आज मैंने नाश्ते में शुएब ने केक खिलाया पूरी टीम को। जनाब शुएब ने आज ये बड़ा अच्छा काम किया, सुबह सुबह नेकी का काम। शुएब को लगा कि मैं तो नाश्ता करके आता हूँ, मेरी टीम ऐसी भूखी बेचारी घर से आ जाती है। नाश्ता करके आती है। सलमा भूखी आ जाती है, टीम तो बेचारी नाश्ता। मैं सच्ची बात बताता हूँ आपको, वो हुआ ये केक बहुत अच्छा था, मैं इसलिए ले आया कि टीम खा ले, वरना मैं घर मेरी बेगम ने सारा केक खा जाना था। और बेगम सुन रही होंगी, आप वापस जाए, आपकी खैर नहीं है शुएब। वो खुद डाइट कर रही है, शी इज ऑन डाइट, तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप टीम को खिलाया जी। इस तरह हमने दिन का आगाज केक के साथ किया, मीठे के साथ दिन का आगाज किया, जो कि अच्छी बात है। मुंह मीठा करें तो दिन भी मीठा मीठा गुजरता है। आप लोगों से लड़ते नहीं है, बातें अच्छी करते हैं। और वो कॉफी वाला केक था, दैट वाज गुड। एक्टिव भी रहते हैं। एग्जैक्टली, कॉफी से वैसे भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम किस दिन बल्कि सेगमेंट भी करेंगे, अगर सिर्फ आप कॉफी से स्टार्ट करें, चाहे वो हॉट कॉफी है, कोल्ड कॉफी है, ब्लैक कॉफी है, कॉफी केक, यानी किसी भी शक्ल में कॉफी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी सेहत पर होता है। कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी सलमा, और मुझे उसकी ना खाने पीने की रूटीन सुन के बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा जी वो 2 मील्स लेता है दिन में, एक सुबह के वक्त और एक 5 बजे शाम में, उसके बाद नहीं खाता कुछ भी। पर इन 2 मील्स में हेल्दी मील, क्लीन ईटिंग, कोई बर्गर, कोई पिज्ज़ा, कोई जंक फूड नहीं, देसी घी भी है, मक्खन भी है, लेकिन उसके बाद 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी रूटीन है तुम्हारी, दैट इज़ द रीज़न कि ही इज़ फिट। तो ये जो फिटनेस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम सारा इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि जनरली हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत बुरा हो चुका है, हमारे खाने पीने की रूटीन, हमारे सोने जागने के औकात। बिल्कुल, और ये जो आइडियल कॉन्सेप्ट है खाने पीने का, उसमें दिन का खाना है ही नहीं। ये तो हमने जबरदस्ती एडजस्ट किया हुआ कि हमने स्नैक लेना है, हमने दोपहर का खाना भी खाना है, रज के 2 रोटियां, और उसके बाद हमने 4 बजे स्नैक भी लेना है। दिस इज नॉट गुड। आपको अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, बादशाहों जैसा नाश्ता जो कहते हैं, और उसके बाद आपको शाम को हल्का फुल्का सैलेड खाना चाहिए, ताकि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी बेहतर हो, और अगले दिन आपको सुबह तक भूख भी लगी हो, और आपके जो दिन भर की एनर्जी होती है वो भी आपने नाश्ते से कंज्यूम। इसमें एक चीज और भी कही जाती है, वो ये कि फॉर एग्जांपल सुबह उठ के आप कहें कि आपको भूख नहीं है या भूख नहीं लग रही, आपके एपेटाइट का ऐसा कोई इशू, इवन देन ईट समथिंग, अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कीजिए। अगर सुबह भूखे पेट आप स्टार्ट करेंगे दिन, तो पूरे दिन आपकी एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट होंगे, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, और दूसरी तरफ सुबह का तगड़ा नाश्ता इंपॉर्टेंट। चले ज्यादा बात खाने पीने की होगी, भूख लग गई, ये ना होना कि हम शो के बाद उठते साथ कहीं जाके हलवा पूड़ी खा रहे हो। मौसम की बात भी क्विकली कर लेते हैं कि मौसम कैसा रहा। अच्छा, सैटरडे को बहुत तेज बारिश थी सलमा, बहुत ही तेज बारिश, और वो तेज बारिश थोड़ी सी देर के लिए थी शुएब, और मुझे तो देखनी भी नसीब नहीं हुई। मतलब मैं ऑफिस आई तो बारिश नहीं थी, मेरे कुछ कोलीग्स ने आके बताया कि बारिश हो रही है, जब मैं घर जा रही थी तब भी बारिश नहीं थी। तो मतलब वो बहुत तेज बारिश को थोड़ी सी देर के लिए थी, और उसके बाद संडे को जो हब्स था, जो गर्मी थी, उसका भी जवाब नहीं है। वो अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, कल बहुत गर्मी, लेकिन अच्छा मेरी तरफ से बहुत तेज बारिश, और काफी देर तक होती रही बारिश। तो ज़ाहिर है, क्योंकि कहते हैं ना मानसून ऐसा ही है, कहीं पर तेज बारिश होती है, कहीं कुछ देर के लिए होती है, कहीं पर ज्यादा देर के लिए होती है। तो कहीं पर तेज बारिश ज्यादा देर के लिए, और कहीं पर कम बारिश कुछ देर के लिए। इस बार मानसून थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ समझ नहीं आ रही। गर्मी जा भी रही है, नहीं भी जा रही, ठंड आ भी रही है, नहीं भी आ रही, कुछ समझ नहीं लग रही। अभी तक तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे, अक्टूबर तक एटलीस्ट कोई। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और इसमें हम आगे चलकर बात भी करेंगे गर्मी का मौसम, और ऐसे में जो बिल्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जब बिल्स आए तो आवाम परेशान हुई है, जिस पर हम आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे कि हुकूमत इस पर क्या ले रही है। एनीवेज, ये जो बात हमने की है ना बारिश की, और आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर जो बालाई इलाके हैं, इनकी बात बिलखुसूस। अदरवाइज जनरली यहाँ पर तेज़ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। शुमाल मशरक़ कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब जो है, ये वो जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में वो इज़ला जहाँ पर पहले ही हम देखते हैं कि सिचुएशन खासी ख़राब है, वहाँ पर फ्लड के बाद की सिचुएशन की हम बात करते हैं। लास्ट वीक भी हमने बिलखुसूस फ्राइडे को जिक्र किया था कि किस तरह प्लानिंग की जा रही है, लोगों को फैसिलिटेट करने से मुताल्लिक़ सैलाब मुतासरीन की बात हमने की थी, किसानों की बात की थी, माल मवेशी रखने वालों की बात की थी, जिनका जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे मुमकिन हो पाएगी। ज़ाहिर है जानी नुकसान की कोई भरपाई नहीं, लेकिन जो माली नुकसान है उसके हवाले से जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है उसकी बात हमने की थी।
और ऐसे में अब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू वाला काम तो चूंकि अब हो चुका है, अभी हम रिलीफ की बात करें, बहाली की काम करें, इसको मजीद तेज़ करने की हिदायत जारी की गई हैं। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यह हिदायत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से टेलीफोन पर गुफ्तगू करके जारी की हैं। आप ये देखिए कि हमारे अस्करी इदारे और जो हमारे सिविल इदारे हैं इस वक्त मुतहर्रिक हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना फैसिलिटेट कर सकें वो करें। बिल्कुल, और इसमें कोई कैद नहीं है कि इस एरिया में हमने काम करना है, इसमें नहीं करना। बिला तखसीस हर सूबे में हर जगह पे काम हो रहा है। जहाँ जहाँ आवाम को मदद की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे दिन रात काम कर रहे हैं, भरपूर कोशिशें कर रहे हैं लोगों को रिहैब करने की। वो लोग जिस वक्त मुश्किल में हैं, राशन की तकसीम का अमल जारी है और ऑफिशियल्स के साथ डिफरेंट टाइम्स पे हमारी बात भी होती रहती है इसी प्लेटफॉर्म से, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं उनको कुक्ड फूड दिया जाता है, और वो लोग जिनके पास कुछ ना कुछ बंदोबस्त है उनको राशन फराहम कर दिया जाता है ताकि वो अपने लिए खाना बना सकें। गवर्नमेंट लेवल पे इतने लोगों को खाना और बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया है वो फराहम करना बड़ा मुश्किल और बड़ा एक सब्र आजमा काम है, जो कि हमारे इदारे भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा फौरी तौर पर शुएब रकम भी जारी कर दी गई है जो मुतासरीन को देनी थी, उसमें कुछ 25,000 रुपए, कुछ को 50,000 रुपए और कुछ लोगों को 10 लाख के चेक्स जो उनके नुकसानात थे उसके इजाले के लिए। और सर्वे भी कंप्लीट किया जा रहा है, हर 48 घंटे के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी जाती है कि किस तरह से रिलीफ के काम हो रहे हैं। और इसमें बिलखुसूस अगर हम सिंध की बात करें तो उसकी एक जामे रिपोर्ट चेयरमैन एनडीएमए की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, 9 अजला जो आफत ज़दा करार दिए गए उनके बारे में बात की गई है। अच्छा, ये तो बात हमने की सैलाब मुतासरीन की मदद की। इससे पहले मैंने आपको एक टीज़र दिया, इस वक्त जो बिल आ रहे हैं, यानी जहाँ भी आप रहते हो, इस्लामाबाद में हो, रावलपिंडी में हो, लाहौर में हो, मुल्तान में, डीजी खान में, कहीं पर भी आप रहते हो, जो बिल इस बार आया है इस महीने का वो ज़्यादा आया। लोग परेशान हुए कि अगर लास्ट ईयर भी इन्हीं मंथ्स में अगर हमने यूनिट्स फॉर एग्जांपल 250, 300 या 400 इस्तेमाल किए थे, उसका बिल कुछ और था, और अगर वही यूनिट्स आपने अब इस्तेमाल किए, हमारी कंजम्पशन सेम है लेकिन इस पर बिल ज़्यादा क्यों आया, जिस पर ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो रकम ऐड की गई है, पर टैक्स लगाया गया, उसकी वजह से बिल ज़्यादा है। तो ये इस महीने का था, इंशाल्लाह अगले महीने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस पर भी जो हम बात करते हैं ना कमर्शियल एरियाज़ की और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, जो ताजिर बिरादरी है वो भी ज़्यादा परेशान कि टैक्स ज़्यादा क्यों है। जो फिक्स्ड सेल्स टैक्स की बात की तो इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के बिलों में जो फिक्स सेल्स टैक्स है उसके हवाले से कहा है कि इसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए। ये तो 2 दिन पुरानी खबर है लेकिन हमने कहा ज़रूर शेयर करें बिकॉज़ ज़रा कंसर्न है सबका। मुअत्तल किया गया है और कहा गया है कि अब इसका कोई और मैकेनिज्म डिवाइस किया जाएगा कैसे इस टैक्स को अप्लाई करें। और सबसे अच्छी बात यह है शुएब के वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया है कि जो डिसाइडेड शरह थी, जो मुत्तफ़क़ा तौर पे डिसाइड हुई थी, उससे ज़्यादा फिक्स टैक्स वसूल किया गया। इस पे इंक्वायरी की उन्होंने हुक्म दे दिया और अब इंक्वायरी होगी तो ज़ाहिर है इसकी फाइंडिंग्स से पता चलेगा कि ये ज़्यादा टैक्स क्यों लिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म की नज़र सिर्फ हुकूमती उमूर पे नहीं है बल्कि अवाम की, जहाँ पे बराह रास्त अवाम का ताल्लुक होता है जिन चीज़ों के साथ, वो भी उसी तरह से उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसका नोटिस लेते हैं और दिन रात ये ख्याल भी रखते हैं कि अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ पे हम इतने सारे हुकूमती इक़दामात की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात सबसे पहले होती है। पाकिस्तान का नाम जहाँ आता है, पाकिस्तान के नाम का ख्याल रखना, पाकिस्तान की सलामती का ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। और वो साजिशें जो हमारे दुश्मन मुल्क करते हैं, हमारे पड़ोस में बैठ के उनको नाकाम बनाने की बात जब करें तो ज़ाहिर है हम सब उसके लिए अपनी पूरी कुव्वत से हाजिर होते हैं। हमेशा हम इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि हमारे मुल्क के खिलाफ कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है और कहाँ से बात आ रही है। मेरा इशारा उस साजिश की तरफ है जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से की जा रही है। झूठ की आड़ में किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। और जनाब तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये बयान है, उन्होंने कहा है कि भारतीय मीडिया कुछ हथियारों के साथ कब्जे में ली जाने वाली जो कश्ती है उसको पाकिस्तान के साथ मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई पहली कोशिश नहीं है। माजी में भी ऐसा हो चुका है कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए और अब एक कश्ती जो उन्होंने कब्जे में ली हथियारों के साथ उसको पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से तरदीद भी की है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान इस नाम नेहाद भारतीय इल्जामात और साजिशों को मुस्तरद करता है। इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और भारत को खबरदार भी किया है कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती ना दोहराए। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और मुअस्सर जवाब
पाकिस्तान की तरफ से दिया यूं जाएगा। तो भारत बाज आता नहीं है, मोदी सरकार बाज आती नहीं है। एक कबूतर था और अब ये कश्ती है। कश्ती किसी और की, हथियार किसी और के, साजिश किसी और की, लेकिन जब इल्ज़ाम धरना हो तो नाम जहन में सिर्फ और सिर्फ मोदी के आता है तो वो पाकिस्तान का आता है। ये आज की कहानी नहीं है, ये दहाइयों का किस्सा है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब भी इल्ज़ाम धरने की बात हो, बड़े आसानी के साथ, सहूलत के साथ पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। शायद ये इसलिए भी होता है कि यूँ तो इलेक्शन के जब दिन हों, जब इलेक्शन का माहौल वहाँ पर हो तब ये होता है, लेकिन इलेक्शन से मुझे यह कि रियासती इलेक्शन का माहौल भी तो है कश्मीर में। वहाँ पर भारत क्या कर रहा है? वहाँ पर भी मुसलमानों को वोट के हक से महरूम करने की घिनौनी साजिश कर रहा है भारत। करता क्या है? कहता है कि हिंदू वोट दे दे, मुसलमान वोट ना दे। हिंदू हक के रायदही का इस्तेमाल कर ले, मुसलमान को इससे हम दूर रखेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि सिर्फ बात अब मोदी सरकार की नहीं है। अब भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं इन इक़दामात के खिलाफ, हम उसकी बात करें। कांग्रेस ने भी इसको कंडेम किया है। कांग्रेस ने भी कहा जी हम इसकी मुखालिफत करते हैं। यूँ तो इस वक्त कश्मीर में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुखालिफत इसकी हो रही है और शदीद गम गुस्सा वहाँ पर पाया जाता है रियासती इलेक्शन में जो भारतीय शहरों को वोट का हक दिया जा रहा है इसके हवाले से। लेकिन लेट्स सी, ये तो भारत के अंदर से उठने वाली आवाजें हैं, ये और सबसे इम्पोर्टेंट यही आवाजें हैं जो भारत के अंदर से उठ रही हैं। जैसे आपने कांग्रेस की बात की, हम उन लोगों की बात करते हैं जो हमेशा कश्मीर के साथ खड़े होते हैं, कश्मीर के लिए बात करते हैं और भारत की जो ज्यादतियां उनको तस्लीम करते हैं। अरुंधति राय, उन जैसे और बड़े सहाफ़ी जो इस वक्त कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाते हैं। किसान तहरीक ने बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि किसान तहरीक वो तहरीक थी जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। और एट दी एंड शेब उन्होंने क्या कहा था, एक जुमला उनका, उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी नहीं है जिनको आप दबा लेंगे। यानी कि वो भी तस्लीम करते हैं कि कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और पूरा पैटर्न अगर आप देखें, 5 अगस्त 2019 के इकदाम, जिसके बाद पहले डेमोग्राफिक चेंजेस किए गए, पहले हिंदुओं को लाके वहां आबाद किया गया, उनको जायदाद का हक दिया गया, मलकियत जारी किया गया, यस, और उसके बाद अब उनको वोट का हक दे रहे हैं। यानी गोया जैसे सदियों से वहां पे भारतीय शहरी बसते हों, वहां पे हिंदू शहरी बसते हों और मुसलमानों का नामो निशान ना हो, ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इन गुज़श्ता 6 से 7 दहाइयों में पूरे नक्शे को तब्दील कर दिया गया, और किस प्लानिंग के तहत किया गया, किस तरह अब भी ये ड्रामा रचाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अभी तक हम मुंतजिर हैं कि कोई आवाज़ आए, कोई बात करे, कोई कश्मीर के लिए उठ खड़ा हो। यही तो एक सवाल है, बल्कि बहुत बड़ा सवाल है। आलमी बरादरी की खामोशी बड़ा सवाल है। जो कहते हैं हम मीडिएशन करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं, इन टॉक्स को, इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अगर वो भी रहें खामोश तो फिर सवालिया निशान थोड़ा बड़ा हो जाता है। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने मौसम की बात भी की थी, और जब बात मौसम की है तो सिर्फ पाकिस्तान के मौसम की बात नहीं हम करते, जो इस वक्त ग्लोबल वेदर है उसकी अगर हम बात करें तो चाइना, जहाँ पर अगस्त का महीना ऐसा नहीं होता, यानी इतनी गर्मी नहीं होती, अब अगस्त का महीना वहाँ पर गर्म है, और ऐसे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है चाइना में ड्यू टू दिस वेदर। और सिचुआन की अगर हम बात करें, सिचुआन सूबा, यहाँ पर 40 डिग्री तक इस वक्त टेम्परेचर चला गया है, तो अगस्त में ऐसा नहीं हुआ। बारिशें वहाँ पर कम हो रही हैं। आप देखिए, कहीं पर बारिशें ज़्यादा और कहीं पर बारिशें कम, कहीं पर सैलाब आ रहे हैं, कहीं पर खुश्क साली हो रही है, कहीं पर दरिया बिफर रहे हैं, कहीं पर दरिया खुश्क हो रहे हैं। तो ये मामला है। अगर चाइना की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के बरक्स नहीं जा रहा है, यहाँ पे सैलाब है। अगर इंडिया की बात करूँ, अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, तो एट द सेम टाइम चाइना में सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसकी वजह से फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। अब फसलों की तबाही की जब हम बात करें, ज़ाहिर है इसका मतलब है आपके अनाज की कमी होगी, इसका मतलब है आप अनाज उस तरह प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप खुसूसी टीमें वहाँ पर तश्कील दी गई हैं, वहाँ पर भी एफर्ट्स की जा रही हैं ताकि पानी का छिड़काव किया जाए, फसलें बचाई जाएँ, किसान को बचाया जाए, उसको इस्तेसाल उसका ना हो। और ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसको शदीद गर्मी की वजह जिस तरह करार दिया गया, और उसकी वजह से जो इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जनूब मगरबी जो इलाके हैं चाइना के, वहाँ पर तकरीबन 60% कम बारिशें हुई हैं। पहले बारिशें इस मंथ में, सीज़न में ज़्यादा होती थी, 60% कमी वहाँ पर आई है। अब देखिए, कहीं पर बारिशों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहीं पर नीचे जा रहा है। तो अल्लाह सब पर अपना फजल करे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। पूरे यूरोप में भी हम देखें तो इसी तरह से गर्मी की लहर जारी थी। अच्छा, ये तो हम गर्मी का जिक्र कर रहे हैं दुनिया भर में, और पाकिस्तान के मौसम का अहवाल भी हम बता चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी अफसोसनाक खबर थी जो कि वीकेंड पे आई, जिसका मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ, और पाकिस्तान के लिए लॉस तो है ही यकीनन। बुलबुले पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। नई
नैयरा नूर, जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और आज वो हमारे दरमियान नहीं रही। उनका बहुत खूबसूरत मिली नगमा, यूं तो उन्होंने बेशुमार गाने भी गाए, उन्होंने मिली नगमे भी गाए, लेकिन वतन की मिट्टी गवाह रहना ऐसा खूबसूरत मिली नगमा था जो कि हम बचपन से सुनते आए और बड़े होते तक वो हमारे कानों में, हमारे दिलों में रच बस गया है, हमारी ज़बानों पे चढ़ा हुआ है वो। और जब भी कोई मौका आता है पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना हो तो ये मिली नगमा हम ज़रूर प्ले करते हैं, इसको हम ज़रूर सुनते रहते हैं। और एक बात और भी कि अगर हम कहें कि फैज़ अहमद फैज़ का कलाम लोगों तक पहुंचाने की अगर किसी कोई एक शख्सियत है, यानी वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़, तो वह नैयरा नूर साहिबा, उनके हवाले से हमने ज़रूर का जिक्र करें। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे और जो उनकी फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनके फ़नी करियर पर एक रिपोर्ट भी हमारे पास है, आइए मिलकर देखते हैं। तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। फिल्मी गीत, मिली नगमों, मशहूर गानों और बुलबुले पाकिस्तान का एजाज़ पाने वाली गुलकारा नैयरा नूर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर लोगों के दिलों पर तवील अरसे तक राज किया। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। मारूफ गुलकारों मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के साथ गाए हुए फिल्मी गीतों ने नैयरा नूर की शोहरत को दवाम बख्शा। फिल्मी गीत और मिली नगमों के अलावा नैयरा नूर ने गजल की दुनिया में भी अपना मुनफरिद मकाम पैदा किया। ऐ जज्बाए दिल, घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। नैयरा नूर ने अपने कैरियर का आगाज 1968 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से सदाकारा और गुलकारा की हैसियत से किया और 1971 में पाकिस्तान टेलीविजन पर बाकायदा तौर पर मिली नगमे और गीत गाए। उन्हें 1973 में निगार अवार्ड, जबकि फ़नी खिदमात के अतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2006 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। नैयरा नूर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद यसरब इमाम बारगाह में अदा की गई। नैयरा नूर की फ़नी ज़िंदगी पर आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज वो हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा हमारे दिलों में। नाज़रीन, पाकिस्तान क्या कर रहा है अक़लियतों के हवाले से, एक मिसाल हमने आपको भारत के हवाले से दी कि भारत क्या सलूक करता है अक़लियतों के साथ, भारत के अंदर क्या होता है, कश्मीर के अंदर भारत किस तरह से जुल्म सितम कर रहा है, वो भी हमने शेयर किया। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है उसकी भी एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है, जिसके लिए हम रिपोर्ट्स भी चलाते हैं। गुरुद्वारे की बात हो, किसी मंदिर की बात हो, पाकिस्तान में किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से लॉज बनाए जाते हैं। तो जनाब एक और मिसाल है ऐसी, गुरुद्वारा एक था जो कि क्वेटा में, जिसको बहाली के बाद 47 में उसको जब वो बिल्कुल वीरान हो गया था, उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसकी देखभाल की, उसको अब अच्छी कंडीशन में लाने के बाद कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं। और ये इसलिए हुआ चूँकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो गुफ्तगू की, और बिलखुसूस अगर हम अक़लियतों की बात करें, उनकी आज़ादी की बात करें, उनके हकूक़ की बात करें, तो ज़ाहिर उसी पैटर्न पर चल रहा है पाकिस्तान, उसी पर गामज़न है ये कारवां। और जब बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है तो यूँ तो हम अक्सर औक़ात ज़िक्र करते हैं उनकी पर्सनैलिटी का, उनके फरमुदात का, लेकिन आज मैं आपको ज़रा लेकर चलता हूँ वज़ीर मेंशन, खारादर का इलाका, और वहाँ पर वज़ीर मेंशन लेकर इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए नहीं लेकर जा रहा कि बारिश हुई, यहाँ पानी खड़ा है। प्राइवेट मीडिया तो शायद यही दिखा कि वहाँ पर पानी खड़ा है। प्राइवेट मीडिया से मेरी तो गुजारिश ये है कि वो लोग भी जो कभी आज तक वहाँ गए नहीं होंगे, खारादर भी नहीं गए होंगे, वज़ीर मेंशन भी नहीं गए होंगे, उसके अंदर भी नहीं गए होंगे, उसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे, तस्वीर वो भी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये एक ऐसा अमल है जिससे दिल आज़ारी भी होती है, एक ऐसा अमल है जिससे आपका इमेज जो है वो ख़राब होता है। तो बात वो करें जिसका कोई असर हो, गुफ्तगू वो करें जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, सोच वो रखें जिससे आगे आने वाली नस्लें कुछ सीख पाएँ। अगर सिर्फ और सिर्फ बैशिंग, क्रिटिसिज्म यही करते रहना है तो इससे हासिल रसूल कुछ नहीं होगा, ना आपको ना आने वाली नस्लों को। तो वज़ीर मेंशन की बात अब कर ही दी है, तो चूंकि आज़ादी का महीना चल रहा है अभी, यस, तो इसमें हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि ये 3 मंजिला ये इमारत, ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाए पैदाइश थी, इसके हवाले से भी रिपोर्ट है हमारे पास, और आयशा आफरीन है कराची से रिपोर्ट तैयार की है, मिलकर देखते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बरसग़ीर के मुसलमानों के अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत का क़याम अमल में आया।
मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को इसी इमारत में पैदा हुए और 1953 में इसे कौमी असासा करार दे दिया गया। ये इमारत 1860 में तामीर हुई। ये अली वज़ीर नामी शख्स की प्रॉपर्टी थी जिसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया। इसे 14 अगस्त 1953 को अवाम के लिए खोल दिया गया था। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल गैलरियों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फर्नीचर, उनकी ज़ाती डायरी और उनकी दूसरी बीवी रतीबाई के जहेज का सामान मौजूद है। इसमें कायद-ए-आज़म के कानून की वो किताबें भी रखी गई हैं जिनकी मदद से वो मुकदमात की पैरवी किया करते थे। आपने नीचे सोफ़े देखें, वो तकरीबन 140 साल पुराने हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो फर्स्ट चेयर है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 से लेके 1948 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चेयर जो है उनके इस्तेमाल में फर्स्ट जो गवर्नर जनरल की कैबिनेट चेयर कहा जाता है उसे। उसके बाद स्टडी टेबल है इस इमारत में हमारे पास, जिस पे बैठ के वो लेट नाइट तक पढ़ा करते थे। इमारत के दरवाजे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिल की तरह कुशादा हैं जो हर खासो आम के लिए खुले हैं। वजीर मेंशन की सैर के लिए आने वाले चंद लम्हों के लिए माजी की वादियों में खो जाते हैं और यहाँ मौजूद अशिया में कायद-ए-आज़म का लम्स महसूस करते हैं। कराची में कायम इस इमारत ने उस वजूद को आँख खोलते देखा जिसने ख्वाब गफलत में सोई हुई कौम को बेदार किया और मुसलमानों को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत का तोहफ़ा दिया। कायद-ए-आज़म के इस एहसान को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। ज़बरदस्त रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स अपडेट शेयर करते हैं आपसे। पाकिस्तान नीदरलैंड्स को 2 रोज़ा कितना जी 1 डे सीरीज है, लेकिन मुझे नहीं है स्पोर्ट्स का शौक हो जाता है। हाँ, मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हमने पैदा कर लिया हाँ, तो क्लीन स्वीप कर दी जनाब। और तीसरा और आखिरी जो मैच था इसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की और 49 ओवर्स में 206 रन बनाए और आउट हुई। कप्तान बाबर आजम ने 91 रन की इनिंग खेली। अगर मोहम्मद नवाज की बात करें 27, फ़खर जमान के 26 और सलमान के 24 रन हैं। ज़ाहिर ये हम ज़रूर शेयर कर रहे हैं आपसे। और नीदरलैंड्स की तरफ से बॉस डी लेडे ने 3 विकेटें हासिल की हैं। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम ने 49 ओवर्स में 197 रन बनाए और आउट हो गए। टॉम कूपर, बासर और विक्रमजीत सिंह ने 50 रन के साथ नुमाया कारकर्दगी दिखाई। और पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह ने 5 जबकि मोहम्मद वसीम ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा। और शानदार बॉलिंग पर नसीम शाह जनाब बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। तो ये थी क्विक स्पोर्ट्स अपडेट जो आपसे हमें शेयर कर। और मैं हैरान हो रही थी कि शुएब इतना इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी आपको प्लेयर्स के नाम भी आते थे, आपको भी पता था कितने रन स्कोर किए ना। ये बहुत अच्छी बात है, सुबह याद किया ये। देखिए आपने याद कर लिया, मुझे तो नहीं याद हुआ, फिर भी तो वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा ये स्पोर्ट्स वाली खबर की। एनीवेज नाजरीन, अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जब हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद होते हैं। बहुत से हमारे पास अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एस्थमा या दमा। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। सिम्टम्स इसके वेरी करते हैं, एक जैसे होते हैं। बेसिक जो इसका सिम्टम होता है वो तो होता है सांस की तकलीफ। अब उससे जुड़े हुए भी कई मसाइल होते हैं, उन पे भी आज बात करेंगे। और बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जिनको आज हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। किसी बच्चे को सांस का प्रॉब्लम होता है तो अम्मा जी कहती हैं नू चीनी दे दो ठीक हो जाएगा। किसी को खांसी होती है कहते हैं नू शहद दे दो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खाली चीनी और शहद वाला मामला नहीं होता। अब हम ये जानेंगे कि क्या इसमें एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत होती है, क्या ये काबिले इलाज बीमारी है, आपको हमेशा के लिए इनहेलर्स यूज़ करने होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं दवाइयाँ इस्तेमाल करने के, और ये बीमारी इट्सेल्फ एक इंसान को कितना डैमेज करती है, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी किसी भी एज में हो। तो हमारे साथ आज सुबह पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद के डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। डॉक्टर साहब वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। सर पहले ही बताएं कि आप बालों के लिए क्या कर रहे हैं, आपके बाल मुझसे पहले कैसे आ रहे हैं? वो तो मैं बाद में राज बताऊंगा। ठीक है सर, थोड़ा सा बताइए, जब हम एज़मा की बात करते हैं क्या बचपन में कोई ऐसा एक्ट होता है कुछ खाने पीने का या कोई ऐसी एलर्जी जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी फिर एज़मा होता है? नहीं, देखें चाइल्डहुड एलर्जीज जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती हैं। ठीक है। बचपन में ज़्यादातर बच्चे जैसे ये चॉकलेट और ये चीज़ें खाते हैं उसमें पीनट एलर्जी होती है, पीनट एलर्जी या फूड की कोई एलर्जी स्पेसिफिक होती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है। लोगों को जो है शेलफिश की एलर्जी हो जाती है, कुछ लोग ये सी फूड खाते हैं वो हो जाती है। लेकिन जो चाइल्डहुड एज़मा होता है ये बेसिकली एक मतलब बाय बर्थ ये बच्चों में आ जाता है। अच्छा, बाय बर्थ। और उसमें ये नहीं है कि वो मरूसी है या ख़ानदानी है। ज़्यादातर ये होता है कि दे आर जस्ट बॉर्न लाइक एलर्जिक पेशेंट होते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक एलर्जी के साथ वो बॉन्ड नहीं होते, बहुत कम ऐसे। इस्लामाबाद में जैसे आप भी हम लोग भी रहते तो इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉमन चीज़ है पोलन एलर्जी। क्या पोलन के पेशेंट्स को भी हो सकता है इन फ्यूचर? जी, पोलन के पेशेंट्स
को हो सकता है, लेकिन देखिए ना जो एस्थमेटिक पेशेंट है वो तो बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका तो पोलन से कोई एक्सपोजर नहीं होता। ये जो पोलन वाले पेशेंट है यूजुअली जो होते हैं ये एडल्टहुड में जाके या लेटर स्टेज में दे डेवलप पोलन एलर्जीज, और वो भी बहुत कम लोगों की तादाद होती है। और अब इस्लामाबाद में इतना पोलन रहा नहीं, इतने दरख्त और इतनी एनवायरमेंटल चेंजेस हुई हैं, उसकी वजह से वो पोलन तो नहीं है अब हम मतलब पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं। लेकिन इन एरियाज में है लेकिन सर, और कोई जहाँ वजह लोग है, रहते जिस तरह आप बहुत देखें कि एकदम से इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बड़ा शहर बन गया है, उसमें बिजनेसेस हो गई हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पोल्यूशन है, तो ये अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बजाय पोलन के। हम पेशेंट्स को पूरा साल अब देखते हैं बजाय इसके कि उनको एस्मा का अटैक जो है वो सिर्फ पोलन सीजन में। ओके, पहले एक सीजन होता था जब पल्मोनोलॉजिस्ट के पास रश होता जी, था, बहुत अब रश होता साल था, है जी। और इसकी एक बड़ा फैक्टर पोल्यूशन है। पोल्यूशन है। और अब तो कोरोना भी आ गया तो उससे और ज्यादा सांस के मसाइल बढ़ने लगे। कोरोना से एक चीज़ मैंने देखी 2 साल में कि पेशेंट्स की तादाद जो एलर्जीज़ के पेशेंट थे, एस्मा वैसे जिनको एलर्जीज होती है उनकी तादाद कम हुई। एक तो ये था कि मास्क उन्होंने पहनना शुरू किया, आउटडोर जो पोल्यूशन होती है उससे उनकी हिफाजत होगी। दूसरा गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप घरों में हो गए तो जो बाहर की पोल्यूशन थी वो भी कम होगी। सर एक रीजन और भी है कि किसी को भी सांस का प्रॉब्लम हुआ, पहले उसको एलर्जी कंसिडर करते थे, अब लोगों को लगता है कि शायद हम तो कोरोना हो गया हमें, अब तो हम नहीं बचते, अब नहीं जाना डॉक्टर। मिलते जुलते सिम्टम्स हैं उनके, जो नया वेरिएंट है उसके कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, लेकिन सांस की तकलीफ या खांसी तेज़ आना और ये आवाज़ें आनी, सीटियाँ बजनी, ये ज़्यादातर एस्मा से रिलेटेड है। और वो चूँकि उनकी प्रायर हिस्ट्री होती है कि जी हमें ये एस्थमा रहा है, तो वो हमें पता चल जाता है कि एस्थमा का अटैक है या ये कोविड का अटैक है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि एलर्जी का पेशेंट जो होता है वो पता चल जाता है, उसको पहले से चल रही होती है। एलर्जी एंड एस्मा सेपरेट है सर? नहीं, एलर्जीज की वजह से एस्मा ट्रिगर होता है या एस्मा के सिम्टम्स। जिस तरह घर में आप लोग कोई स्प्रे कर दें, मच्छर मक्खी का स्प्रे है, ये जो सफाई करने की चीज़ें हैं उनका अगर स्प्रे कर दें तो उससे लोगों को ये ट्रिगर हो जाता है, सांस की नालियों को इरिटेट करती है और उससे उनको खांसी हो सकती है, सांस खराब होता है, आवाज़ें आ सकती हैं। इसी तरह बाहर जो पोल्यूशन है, मैंने आपको जिक्र किया, धुआं है, गर्द गुबार है, ठीक है, पोलन है, चेंजिंग वेदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एस्मा के पेशेंट को या एलर्जिक पेशेंट को। तो एलर्जीज़ जो है वो उसकी वजह से एस्मा ट्रिगर होता है। इसी तरह ये है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो सांस की नालियाँ तंग हो जाएंगी, अगर आप कोल्ड एयर में बाहर जाएंगे तो एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, या रात के वक्त अमूमन लोगों को खांसी शुरू हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उससे ये ट्रिगर हो जाते हैं। अच्छा सर, नॉर्मली जब लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, आवाज़ भी आ रही होती है सीने से और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? जी, उसमें मैंने यही कहा ना कि ट्रिगर जो एस्मा को ये चीज़ें कर सकती हैं, मतलब एक नॉर्मल कोल्ड है, नज़ला ज़ुकाम है, छींकें हैं जिसको आता है, या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, या उनको चेस्ट इन्फेक्शन आप जिसे कहते हैं फ्रेंजाइटिस हो गया, गले में इन्फेक्शन होगी, उसकी वजह से सांस की नाली तंग हो सकती है और उसकी वजह से उनको खांसी हो सकती है, रेशा आ सकता है, सांस की नाली तंग हो सकती है। तो वो अलामात उन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत के किसी को वैसी कोल्ड का अटैक हुआ या उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गई। ठीक सर, ट्रिगरिंग फैक्टर्स अपनी जगह, लेकिन इटसेल्फ एस्मा फिर क्या है? क्योंकि देखें जब भी ट्रिगर फैक्टर आ रहा है तो हमें अटैक हो रहा है। जी, एस्मा जो है ना बेसिकली इसको आम जुबान में लोग बड़े डरते हैं, मतलब दमा जिसे कहते हैं, सांस की नालियों की तंगी होती है। मतलब जिस तरह आपको किसी डर लग जाए या कोई चीज़ आपको गर्म या ठंडी, तो आपको वो कहते हैं बाल से ऐसे डर से वो खड़े हो जाते हैं। तो सांस की नाली उसको रिएक्ट करती है किसी भी ऐसी चीज़ को जो उसको पसंद नहीं है, मतलब है धुआं है, गर्द गुबार है, या उसको इन्फेक्शन हो गया, फ्लू, तो वो क्या करती है कि अगर बहुत बड़ी सांस की नाली है तो वो अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेगी, उसमें से जो पैसेज ऑफ एयर है वो तंग हो जाएगा, तो उससे सांस की तकलीफ होगी, खांसी आएगी, उसमें रेशा बहुत ज़्यादा होगा, वो मज़ीद सांस की नाली को तंग करेगा, तो उसकी वजह से ये अलामात हो जाते हैं। लेकिन फिर ये अब देखें अगेन है तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कि जो इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं, बिल्कुल, क्या फिर ये सबके साथ होता है? नहीं, सबके साथ नहीं होता। किसके साथ होता है? देखिए जो पीपल हु आर बोर्न विद एलर्जीज ना, उनको एक सेंसिटिव, एक देखें आपके घर में अगर 4 बच्चे ना, आप देखें एक बच्चा पूरा साल बीमार रहता है, वो सेंसिटिव बच्चा होता है, ठीक है। वो अगर 20 बच्चों की क्लास है तो वो एक से दूसरे में लगे, दूसरे, तो वो
हर 1 महीने बाद कोई ना कोई इन्फेक्शन घर में ला, ये बच्चा मोर प्रोन होता है एजमा या और ये एलर्जी इसका पेशेंट। मतलब एजमा जो है वो है बाय बर्थ ही। जी, मोस्टली ये एलर्जिक by पेशेंट बाय बर्थ आता है, चाइल्डहुड में ज़्यादा होता है, लेटर एज में फिर वो फैक्टर्स हैं कि जी आपको फैक्ट्री में काम करता है या पोल्यूशन से या इंडस्ट्री में या जो उससे उसको डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है लेटर एज में। जो बचपन से होता है वो यूजली एलर्जीज के साथ बॉर्न होते हैं, या मरूसी होता है पीछे ख़ानदान में हुआ होता है, उनके पैटर्नल या मैटरनल साइड से ही आया। ठीक है, तो क्या आसान होता है सर ये चेक करना कि अगर बाय बर्थ किसी को है, आपने जिस तरह कहा कि पूरा साल बच्चा बीमार होता है, आप क्लियर करना चाहते हैं कि अच्छा क्या वाकई एजमेटिक है, तो क्या कोई एक सिंपल टेस्ट होता है जिससे मालूम हो जाता है कि अच्छा ये एजमेटिक है और ये है वो ट्रिगरिंग फैक्टर जिससे इसको अब बच के रहना है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना एजमा को डायग्नोज करना, वो उसके अलामात हैं। ठीक है। और उससे हिस्ट्री लेना, जो यूजली हम भी नहीं करते, माँ बाप भी नहीं बताते। तो उसमें ये होता है कि जब बच्चे से आप बच्चा बता नहीं सकता। मैं हमेशा माँ बाप को एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर बच्चों को खुदा न खास्ता 102 बुखार है और हमें 102 बुखार है तो हम तो लेट जाएंगे, बच्चा भागता रहेगा। इसी तरह उसकी सांस की नाली अगर तंग है और उसको अस्थमा का अटैक भी है तो वो तो खेलेगा। तो वो माँ बाप देख सकते हैं कि बच्चा जब भागता है तो वो थक जाता है, उसकी सांस खराब होती है, या बच्चे बताते हैं उसको माँ बाप इग्नोर कर लेते हैं। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें कि बच्चा आपका खेल कूद नहीं रहा, उसको खांसी हो रही है, आवाज़ें उसकी आने लग गई हैं, रात को उठता है खांसता है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। तो ये कुछ अलामात हैं जो डिस्टिंग्विश कर लेती हैं, बता देती हैं कि ये एस्मा जो है वो बच्चे में हो रहा है। इसके अलावा जो टेस्ट आपने सिंपल कहा है, बच्चों में ज़रा मुश्किल होता है टेस्ट करना, डॉक्टर सुन के बता सकते हैं, हिस्ट्री लेके बता सकते हैं। अच्छा, फिर वो हम ये भी बता सकते हैं कि फैमिली में अगर है तो हमें शक ज़्यादा हो जाता है। तो एक स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है, आप ब्लो करते हैं मशीन के अंदर और फिर उसको एक इन्हेलर के साथ हम जो है ना उसको ट्राई करते हैं, उसको देते हैं। एक अगर वो सांस की नाली उसमें तंग नज़र आती है तो वो फिर एजमा डायग्नोज हो जाता है। लेकिन वो 100% बच्चे कर नहीं सकते और वो मुश्किल इस तरह होता है, बच्चों को ज़रा बताना मुश्किल होता है उनको। तो वो एक सिंपल टेस्ट है। मतलब ये नहीं कि डर जाएं कि वो बच्चे, वो सिर्फ एक ब्लो करना है एक मशीन के अंदर, तो वो हमें बता देता है। सर, दो बातें, एक तो जैसे आपने छोटे बच्चों का जिक्र किया, तो एक तो बात ये कि क्या इनहेरिट कर सकते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से, और दूसरा सवाल ये कि हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो खेल कूद में मसरूफ होते हैं, बता नहीं सकते, लेकिन जो बहुत ही छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो एक्सप्रेसिव भी नहीं है, अब उसको देख के कैसे अंदाजा लगाएं कि इसको सांस में प्रॉब्लम है, इसको फेफड़ों का प्रॉब्लम है या एलर्जी है किसी चीज? उसमें पता चल जाता है, वो तेज सांस लेते हैं, उनकी सांस बहुत तेज होती है, फिर उसमें आवाज़ें सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो आप उनको अगर दवाई वो लोकल डॉक्टर से लेते हैं तो वो बताते हैं आके कि जी हमारा बच्चा ठीक नहीं है, रात को उठता है, ये रोता है, इसकी सांस में से आवाज़ें आती हैं, खांसता है, तो वो हमें पता चल जाता है। फीडिंग नहीं लेता, तो कुछ अलामात हैं जो पता चल जाता है। मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। यूजली जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनमें तशख़ीस करना मुश्किल होता है क्योंकि माँ बाप पहुँचते ही नहीं आपके। वो जब तक पहुँचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे तक फैल चुका होता है, मतलब वो ज़्यादा हो चुका होता है, तो उनमें ज़रा मसला होता है। इसलिए गाइडेंस हम करते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं पेरेंट्स को। फिर आपके मीडिया के थ्रू, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पेपर मीडिया, आप लोग खुद करते रहते हैं इसमें, तो उससे अब काफ़ी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है सर कि आपने जिस तरह कहा ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो पेरेंट्स लेकर आते हैं स्पेशलिस्ट के पास, फिर ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी होती है। थोड़ा सा ये गाइड ज़रूर करें कि ऐसी कौन सी गलतियाँ जो पेरेंट्स करते हैं उन बच्चों के साथ जिनको ये एलर्जीज़ हो या जिसको एस्मा हो, कि जिसके बाद फिर काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जी, यूजली इग्नोर किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब बच्चे अगर खेल रहे हैं, उनको हैं आके शिकायत भी करेंगे, बच्चे आके बताते हैं मेरा सांस नहीं, मैं खेल नहीं सकता, मैं थक जाता हूँ, तो यूजली जो है ना वालिदैन इग्नोर करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक खांसी हो, बच्चे का सांस ज़्यादा ख़राब हो, खेल कूद में प्रॉब्लम हो रही हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, भागने में प्रॉब्लम है, और आप देख रहे हैं कि दूसरे बच्चों की निस्बत ये बच्चा ज़्यादा थक रहा है, तो मेरे ख्याल से कि डॉक्टर के पास जल्दी रजू करना चाहिए। क्योंकि यूजली ये बच्चे जो होते हैं, ये अगर इनका प्रॉपर कंट्रोल कर लें एज़मा, तो ये अपने एज़मा से निकल जाते हैं, टीन्स में निकल जाते हैं, आउटग्रो कर जाते हैं। अच्छा। और वो बच्चे आउटग्रो करते हैं जिनमें एज़मा टोटली कंट्रोल हो। तो जो मेरे पास मरीज़ आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप इनका एज़मा का या इनके सिम्टम्स को देखते रहें, दवाइयाँ देते रहें, जब भी आपको प्रॉब्लम हो आए, थोड़ा लंबा इलाज हो जाता है, लेकिन इन पे एक नज़र रखें। और यूजली वो बच्चे अच्छा करते हैं जो कि जिनका कंट्रोल होता है, वो अपनी जो एडल्ट लाइफ है उसमें वो निकल जाते हैं। उस कंट्रोल से क्या मुराद है सर कि
पूरी जिंदगी के लिए कोई ना कोई दवाई होती है नहीं साथ? नहीं, वो उनको कंट्रोल करते कंट्रोल हो गया, उनके, खत्म हो गया। सिम्टम्स को वापस लाते हैं, सांस की नाली बेहतर हो जाती है जो और उसमें- बॉडी ने खुद रिस्पॉन्ड और कर वो दिया। बॉडी खुद भी उसका जो है एक हीलिंग। अच्छा। फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप बता रहे थे कि जिसकी वजह जो ट्रिगर्स हैं उनको आप बताते हैं कि ये अवॉइड उनको करना पता होता है कि मैंने ये नहीं करना। ये नहीं करना, या माँ बाप को या उस बच्चे को कि अपने गले को आप बचाएं, आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे ये धुआं है, गर्दो गुबार है, या मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो मास्क पहने बाहर जाके। जैसा खेल कूद आप करें लेकिन आप डस्ट होती है, तो मैं अपने जो वो हैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ माँ बाप के, जब स्कूल छोड़ें जब भी खेलने लगे उन्हें के मास्क पहन लें ताकि डस्ट ना जाए और इनको ये ना हो। तो यूजली दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। उनको हमें मकसद हमारा होता है कि ये जो एस्थमेटिक बच्चा है, एलर्जिक पेशेंट है, ये उसी तरह हो जिस तरह उसके उम्र के साथ के बच्चे हैं, वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारे। ये ना हो कि सारी उम्र उसको एक लेबल लग जाए और वो एक क्रॉनिक एस्थमा का पेशेंट बन जाए। वैसे ये एस्मा की वजह से क्या बच्चों के माइलस्टोन्स लेट अचीव होते हैं? नहीं, ये भी एक गलतफहमी है, ये भी एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता और ना दवाइयों से होता है। ये मिथ है कि जी आप दवाइयाँ देते हैं, उसमें स्टीरॉयड इनहेलर होते हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। हमने बच्चों को बड़े होते 6-6 फुट तक जाते हुए देखा है। सही है। तो ऐसा कोई बात नहीं, ये सारी किसी मिथ्स मेडिसिन में स्टेरॉइड्स नहीं होते? नहीं होते हैं, इनहेलर्स में स्टीरॉयड हैं लेकिन वो लोकल स्टीरॉयड होते हैं। उससे उनकी ग्रोथ पे कोई ऐसा या बाकी माइलस्टोन जो आप कह रहे हैं या जो ग्रोथ उनके वो हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा सर, इस प्रॉब्लम से परमानेंट रिकवरी क्या अर्ली एज में मुमकिन है? वो लोग जो एडल्ट होने के बाद भी वो यूज कर रहे होते हैं इनहेलर, वो क्या उनके फिर जिंदगी के साथ चलता है लास्ट तक? जी, जो यूजुअली जो बच्चे मैंने कहा वो तो आउटग्रो कर जाते हैं। जो एडल्टहुड होता है वो एलर्जिक रिलेटेड नहीं होता, वो उनको किसी और वजह से होता है और वो ज़रा एस्थमा मुश्किल होता है। मतलब किसी को अगर एस्थमा हम लेबल कर दें 50 ईयर्स में, 55-60 ईयर, उनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो एक परमानेंट डैमेज वो एक, हाँ, क्यों वो एज ऐसी होती है जिसमें आपको कोई भी बीमारी हो, शुगर है, ब्लड प्रेशर, लेकिन उनका भी कंट्रोल होता है, तो उनका ज़्यादा चांस होता है कि वो फिर अरसे तक इनहेलर लें, और इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं होता। ठीक। अच्छा सर, एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमें बहुत सी एलर्जीज होती हैं जिनको हम डायग्नोज नहीं कर पाते। लास्ट टाइम तक, जब तक हम मर नहीं जाते, हमें पता नहीं चलता कि हमें एलर्जी थी किस चीज़ से। टेस्ट होते हैं, उसके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते कि आप उसको डिफाइन कर सके। बड़े चंद एक खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको पता चल जाता है कि मुझे वीट से एलर्जी है या मुझे चावल से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से। तो एलर्जीज को डायग्नोज करना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह किया जा सकता है और क्या कोई उसका 100% तरीका मौजूद है? जी, बहुत अच्छी आपने, इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। मुश्किल है एलर्जीज को डायग्नोज करना। जैसे आपने कहा ना, कुछ लोगों को पता है हमें पोलन सीजन में एलर्जी होती है, हमें पता है कि जी हमें चेंज ऑफ वेदर से, बारिश में आजकल मौसम है, मानसून में लोगों को हो जाती है, कोई भी चेंज ऑफ वेदर हो। बहुत कम लोगों को ये पता है कि किसी ख़ास फूड से मुझे एलर्जी है। जैसे मैंने आपका पीनट है या कोई इस तरह की जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उससे हो सकता है। डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। ये मरीज़ बता सकता है, जो बड़ा हो वो बता सकता है कि जी मैं जब वॉक करने जाता हूँ, पौधों फूलों क्यारियों के पास जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा हो जाता है, मुझे सुबह ज़्यादा होता है, मुझे शाम में ज़्यादा कम हो जाता है, या मैं जब, मतलब वो बता सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं होती। बच्चों में भी आप नहीं बता सकते कि क्या है, सिर्फ ये कुछ है कि दूध से एलर्जी, आपने कहा किसी को प्रोटीन से एलर्जी है, किसी को, ये बहुत कम तादाद है उनकी, ना होने के बराबर है। मरीज़ खुद बता देता है कि मुझे किससे है। हम उससे जब पूछते हैं तो उसको वो बता देता है कि जी मौसम चेंज हुआ, मुझे नज़ला ज़ुकाम हो, मेरा एस्थमा ट्रिगर हो। तो उसे आप कहते हैं कि हर साल आप फ्लू शॉट लगाएं। जब ऐसा मौसम हो तो आप इंडोर्स रहें, बाहर ना निकलें, मास्क पहने, ये एहतियात करें। लेकिन ये जो डायग्नोज करना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता। आपको रिजल्ट गलत मिल जाएंगे और इस पे फिर सारी ट्रीटमेंट जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अभी तक इसका आंसर कोई ख़ास नहीं है। सर, फ्लू शॉट्स क्या ये रिकमेंडेड होते हैं? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने फ्लू शॉट्स लगवाए लेकिन उनका जो फ्लू का प्रॉब्लम था वो परसिस्टेंट था, वो नहीं ख़त्म हुआ। नहीं, फ्लू शॉट बहुत ज़रूरी है, फ्लू शॉट लगाया जाना चाहिए, क्योंकि देखें ये वायरस है, कोविड है, कोविड की जब वैक्सीन लगाते हैं तो 50 to 60% ये प्रोटेक्ट करता है, 40% नहीं कर, चलें कुछ तो प्रोटेक्शन है। तो जब आप फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं ये भी 60 to 65% प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आप अगर हर साल लगाते रहें, आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स वो जो मरीज़ है उसके जो फ्लू लाइक इम्यूनिटी है या उसके जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उसका एस्थमा
ट्रिगर होता है वो ख़त्म होने लग जाता है या कम होने लग जाता है। उसके अटैक अगर आप समझें साल में 5 होते हैं तो उसको 1 या 2 होने लग जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि फ्लू शॉट बल्कि हम सबको लगाना चाहिए। और ये ज़रूर सर गाइड करें, चूँकि ज़रा वेदर के हिसाब से हम अगर इस्लामाबाद की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये टाइम स्टार्ट हो गया मतलब हर एवरी अदर पर्सन इस्लामाबाद को कोई ना कोई एलर्जिक सिम्टम्स हैं, तो हमें लगाना चाहिए। मैं खुद लगाता हूँ, एक दफ़ा लगता है, ये अक्टूबर में आ जाता है, सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। तो एस्थमेटिक पेशेंट या जिनको छाती के मसले हैं, कोई और बीमारी है, उनको फ्लू शॉट, बूढ़े लोग जिनको और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एस्थमा भी है या इस तरह का, तो उनको निमोनिया की वैक्सीन भी लगानी चाहिए। वो अब जो है वो रेकमेंडेड साल में जो ज़िंदगी में एक टाइम लगाते हैं। बच्चों में अमूमन जो है 5 साल से उम्र में ज़्यादा बच्चों को लगाया जाता है। और सर एक और जिन मिथ्स का मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि कहा जाता है अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दमा है या कोई इन्फेक्शन की वजह से है, तो चीनी या शहद दे दें। उनको लगता है कि ये ऐसी रेमेडीज है जिससे हमेशा के लिए आपकी बीमारी चली जाएगी। इज़ दैट ट्रू? नहीं, देखिए वो उसी में तो मरीज़ लेट हो जाता है। आप जब घर के टोटके इस्तेमाल करते हैं ना, तो मरीज़ जब हमारे तक पहुंचता है तो उसकी बीमारी बच्चे की या एडल्ट की वो बढ़ चुकी होती है। आप टोटके ज़रूर करें, आप और अल्टरनेटिव मेडिसिन ज़रूर लें, मल्टीविटामिन लें, लेकिन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये बीमारी आपकी परमानेंट, जिसमें शोएब कहती है, ये बीमारी परमानेंट बन सकती है और फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। अभी तो हम स्टीरॉइड की बात करते हैं, इनहेलर, आगे जो इसकी दवाइयाँ हैं वो बहुत उनके साइड इफेक्ट हैं, वो मुश्किल तरीका इलाज। जी कुछ मेडिसिन नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है। लोग कहते हैं जी आपने इनहेलर दे दिया सारी उम्र। इनहेलर देखें एक दवाई है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको एडिक्ट कर सके। कोई सोने की दवाई नहीं है, कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको, ये लोगों की मिथ्स हैं कि जी वंस इनहेलर आपने लिया वो लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर देखें ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है और अगर आपने वो दवाई ली तो आपका ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल रहेगा, वरना वो बढ़ जाएगा, तो आपने लेनी है। इसी तरह अगर दमे की आपको बीमारी है और आपने इनहेलर लेना है तो आपने लेना है, वो ज़रूरत है, वो आपको ज़रूरत के लिए दी जाती है, उससे किसी की एडिक्शन नहीं होती। बिल्कुल। और बहुत लोग जो हैं उससे बाद में छोड़ देते हैं। ये भी मैं बता देता हूँ, इट्स अ वे ऑफ बेसिकली जो मेडिसिन को पहुंचाने का तरीका है। इनहेलर जब आप लेते हैं तो सांस की नाली यहाँ पे, तो वो फौरन सांस की नाली में जाके मलम करती है, उसको ठीक करती है। जब आप गोली खाएंगे तो वो लंबा बॉडी पे जाएगा। तो इसलिए इस बीमारी में इनहेलर है और वो एक तरीका इलाज है ताकि क्विक रिलीफ हो। तो लोग उससे डर जाते हैं, तो बल्कि इसके साइड इफेक्ट बाकी दवाइयों के निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। एज़मेटिक पेशेंट्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, अगर मैं बच्चों की बात करूँ, ज़्यादा कंसर्न उनका ये कोविड में था कि चूंकि हमारा बच्चा एज़मेटिक है तो कोविड में ज़्यादा बचा के रखना है इसको, बिकॉज कोविड में भी आपके लंग्स मुतासर होते हैं। क्या ऐसा ही है सर? आपके उस पे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको एज़मा की वजह से कोविड ट्रिगर होता है? बल्कि अभी जो मैं देख रहा हूँ मरीजों को, मैं 2-2.5 साल जो काम किया, तो मेरे पास अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं कि बहुत से मरीज जिनको कोविड है वो एस्थमेटिक बन गए हैं। बहुत सारे, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मरीज आके कहते हैं जी हमें तो पहले ये बीमारी नहीं थी। तो मेरे पास जो फॉलो अप पेशेंट आते हैं या और जाते हैं, मैं उनमें वो, खैर मैं डाटा अपने पास, लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम, पोस्ट कोविड एस्थमा में से कहता हूँ, वो डेवलप कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है आपकी सांस की नाली, फेफड़ों को अफेक्ट करती है, आपकी पूरा जो निज़ाम है, ये नालियाँ एक ही है, नाक से, हलक से, सांस की, हम इसे कहते हैं कॉमन एयरवे, या वो एक अमेरिकन एयरलाइन है यूनाइटेड एयरवेज है, ये सब यूनाइटेड है, दे आर ऑल लिंक्ड। तो अगर नाक खराब होगा, गला, तो वो जाहिर बात है सांस की नाली पे उसका कोई इफेक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर नज़ला जुकाम होगा, वो सांस की नाली को इसी तरह अफेक्ट करेगा। तो कोविड में मैंने बहुत सारे में, और अब मैं देख रहा हूँ दे आर कमिंग बैक, वो फॉलो अप आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे और कोविड के बाद वो आ रहे हैं, कह रहे हैं एज़मेटिक है। मतलब वो कोविड रिलेटेड अब उन्हें कुछ नहीं है, लेकिन वो उससे पहले एस्थमेटिक भी नहीं थे, अब वो एस्थमेटिक होते जा रहे हैं। सही, पोस्ट कोविड सिम्टम्स। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उस तक डाटा नहीं है, डाटा नहीं, मैं लिखूंगा, मतलब मैं इस पे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल, इस पे मैं कोई एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये मैं देखने लगा। ओके। अच्छा सर, वो पेरेंट्स जो आपको घर बैठे देख रहे हैं, बच्चों की सेहत के हवाले से, स्पेशली जो फेफड़ों के मसाइल हैं, उनके हवाले से पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि बच्चों की हेल्थ जो है बड़ा सेंसिटिव मामला होता है बहुत। और इसमें जरूर से ऐड भी कीजिएगा, आपने निमोनिया की वैक्सीन की बात की थी, 5 साल की उम्र से बड़े बच्चों के लिए, इस पर भी लगा सकते हैं। और जिन लोगों को एलर्जिक पेशेंट है, जिनको एस्थमा है, या बच्चे जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई और है, उनमें निमोनिया की वैक्सीन ज़रूरी है। और वैसे भी जो आप देखें चाइल्डहुड वैक्सीनेशन में निमोनिया की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। तो वो उनका एक प्रॉपर प्लान होता है, वो आपको इम्यूनाइजेशन जो होती है जी
रूटीन इम्यूनाइजेशन में जी होती दिया है, जाता ठीक है, है। लेकिन जो फ्लू शॉट है वो 5 साल से उम्र में ज़्यादा लगाई जाती है, और मैंने आपका ये अक्टूबर नवंबर में या सितंबर वो लेट भी हो जाती है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं और कोविड जल्दी की लगवाने में वैक्सीन कोई आगे नुकसान नहीं है। नहीं अभी बिल्कुल। लगवा लें अगस्त के, मतलब अगर अवेलेबल होती है वो भी कोविड की तरह अपना टाइम लेके भेजते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर होती है, 1 साल में आती है, बाज़ सितंबर अक्टूबर में आती है, बाज़ तो अक्टूबर जैसे ही नवंबर। आए आप लगवाना शुरू कर दें। वो आपने लगाना बिल्कुल, ये शुरू बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे। गुफ्तगू एज़मा से शुरू हुई, लेकिन बात नमूनिया पे भी इसलिए आई और बात फ्लू शॉट्स पे भी इसलिए आई क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चों की सेहत की बात हम करते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी बीमारी जिसके हवाले से हमें मैनेज करना है अपनी रूटीन को, तो ये फ्लू शॉट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ फिर इस पर बात करें, चूंकि जैसे होगी वैक्सीन लगवानी बहुत अहम है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। और अगर आपको लगे कोई ट्रिगर फैक्टर है फॉर एज़मा तो प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर। जो सलमा आपने बात की बड़ी अच्छी थी कि जो चीनी, शहद, मिर्च, टोटके ये ना कीजिए, ना ही किसी मिथ पर बिलीव कीजिए। कंसल्ट अ डॉक्टर, अ स्पेशलिस्ट, ताकि आप उस बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बना सकें, वो आउट ग्रो कर जाए उस मरज़ के साथ। एनीवेज एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ और अभी बात हम करेंगे एक बेहतरीन आर्ट की। और जब हम बात आर्ट की करेंगे तो पाकिस्तानी आर्ट कलेक्टर की जानिब से एक उम्दा कैलीग्राफी से हमारे ऐवान को, यानी पार्लियामेंट की बात करें जिसके हुस्न को 4 चांद लग चुके हैं। पाकिस्तान में जब मुसव्वरी के फ़न की हम बात करें तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम ये देखते हैं कि इससे अरबों का ज़र मुबादला बआसानी कौमी ख़जाने में आ तो सकता है, लेकिन आ नहीं रहा, चूँकि चैनलाइज नहीं किया जा रहा है इस मामले को। तो माहिरीन के मुताबिक सिर्फ लंदन की अगर बात करें तो फ़नपारों की नुमाइश से $80 बिलियन की सालाना ट्रेडिंग होती है ना। दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ बिग। और अगर हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात करें, उनके फ़नपारों की बात करें, उनके नमूनों की बात करें तो उनकी जब नीलामी का हम जिक्र करते हैं तो ऐसे में हज़ारों डॉलर्स में फ़रोख्त तो होते हैं, लेकिन मुल्क में एक भी ऑक्शन हाउस नहीं है। अब ऑक्शन हाउस का ना होना ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो इसमें ये पहली बार है कि एक पाकिस्तानी आर्ट कलेक्टर ने ये बीड़ा उठाया, पाकिस्तान में पहले ऑक्शन हाउस की तैयारी अब शुरू कर दी है। और हाल ही में आर्ट कलेक्टर और गैलरी के बानी जो हैं इनको लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से शील्ड भी दी गई। कुछ विजुअल आपको दिखाएंगे भी। और इस हवाले से जिन शख्सियत की हम जिक्र करें, नाम है जनाब नासिर जावेद साहब, हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद आए लेकिन मेरा ख्याल है बस आपके पास आपकी मसरूफियत थी, वरना हमारी कोशिश थी कि आप स्टूडियो में ही आते। थोड़ा सा सर प्लीज़ बताइए, ये जो हम कौमी असम्बली के गेट पे नस्ब होने वाली कैलीग्राफी की बात करें, थोड़ा सा इस पर प्लीज़ बताइएगा, कितना वक्त लगा, क्या इसका थीम था और फिर अब नस्ब होने के बाद क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, इसके ऊपर तकरीबन हमारे 8 से 9 महीने लगे जब हमारी चेयरमैन साहब सेनेट से मुलाकात हुई और उस पर डिस्कस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे हमारे कलमा लिखा हुआ है, तो उसी को थीम को हमने करते हुए तो आर्टिस्ट के साथ मिलके हमने तकरीबन 8 से 9 महीने हमें लगे इसको तैयार करने के लिए। तो अब अल्लाह की मेहरबानी से हम लोगों ने 19 तारीख को मेन वीआईपी गेट के ऊपर उसको डिस्प्ले कर दिया है। और आप कभी गुजरते हैं, आप तो नज़दीक हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारा 75 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है, तो उसका गवर्नमेंट को हमने एक अपनी तरफ से तोहफा दिया कि खूबसूरती हो। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत है। नासिर साहब, शेब ने जैसे जिक्र किया कि बैरून मुल्क बड़ा पसंद किया जाता है हमारे इस आर्ट को, हमारे कल्चर को, और स्पेशली जो कैलीग्राफी होती है इसको बड़ा खूबसूरत बड़ी अट्रैक्ट करती है बाहर के लोगों को भी। तो लंदन में इसकी कितनी मांग है, इस बारे में बताइएगा, जो अभी नुमाइश होने जा रही है, और कितना मकबूल है पाकिस्तानी आर्ट वहाँ पे? देखिए, आर्ट की कोई पर्सनली कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो हर आदमी उसको पढ़ सकता है, हर आदमी उसको देख सकता है जो उस चीज़ को समझना चाहता है। तो आर्ट की अपनी लैंग्वेज, तो जो आर्ट कोई भी करे, आर्ट के अंदर कोई मैसेज अच्छा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो हमारी जो हिस्ट्री है बिफोर जीसस है, तो आर्ट के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा पुराना आर्ट के ऊपर है, तो इसलिए लोग हमारे आर्ट को बहुत लोग पसंद करते हैं वर्ल्ड वाइज। और लंदन एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इसकी मार्केट होने की वजह से तो लोग पसंद करते हैं। तो हमारा आर्ट बहुत ही डिफरेंट आर्ट है कैलीग्राफी के अलावा। और कल्चर जो हमारा है, तो कल्चर एक नेचुरली एक बयान कर रहा होता है हमारी एक लाइफ को और हमारे एक प्लेटफॉर्म को, तो उससे बहुत ही एक फ़र्क पहुँचता है। सही। तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसको सराहा गया अभी। और ठीक, ये बात भी मुकम्मल कीजिएगा सर। और थोड़ा सा ऑक्शन हाउस से मुतालिक भी जानना चाह रहा था मैं आपसे, वो लंदन की नुमाइश के बाद ज़रा ऑक्शन हाउस पर ज़रूर बात कीजिएगा, कितनी सिग्निफिकेंस होती है मुल्क में ऑक्शन हाउसेस की? देखिए,
जी, ऑक्शन हाउसेस तो हमारे मुल्क में फ़िलहाल अभी नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है और बहुत सारे हमारे लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो खरीद के आते हैं, अपना पैसा वहाँ लेके जाते हैं। तो ऑक्शन हाउसेस हमारे पास होगा पाकिस्तान में, तो लोग हमारे पास बाहर से आएँगे, प्लस हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो सीख सकते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और लास्ट टाइम मेरी प्रेज़िडेंट साहब से मुलाकात हुई थी, तो प्रेज़िडेंट साहब ने उस पे काफ़ी हमारी सपोर्ट करने की बात की। तो प्रैक्टिकल अभी तक हमारे पास कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में कि मैं अपने पर्सनल सपोर्ट से किसी तरीके हम जो ऑक्शन हाउसेस है खोलें और जिससे हमारे मुल्क का बहुत एक अच्छा सॉफ्ट वो जाएगा मैसेज। सर थोड़ा तो सा इसके मैं ऊपर चाहूँगा मैं इसको थोड़ी इसको सी एलेबरेट ज़रूर कीजिएगा। ऑक्शन हाउस की तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये ऑक्शन हाउस तैयार होने के बाद एक तो ये कि किस शहर में होगा और क्या ऑनलाइन भी इसमें कोई आई मीन आपसे कांटेक्ट कर सकता है और उसमें अपने फन पारे भेज सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपने कहा रोज़गार मिलेगा, कैसे मिलेगा? बड़ा एक ग्रुप होता है और बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है, अलग-अलग पार्ट होते हैं, अलग-अलग पेंटिंग्स को लोग हैंडल कर रहे होते हैं, कैलीग्राफी क्लब है, लैंडस्केप क्लब है, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट लोग से उसको हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जब ये चीज़ उसके अंदर लोग आएगी, तो इसलिए लोगों को काम करने के लिए 200-250 से ज़्यादा लोग एक जगह पे काम करेंगे, तो एक ऑक्शन हाउस से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल जो मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से भी कराची में ओपन हो, इस्लामाबाद में हो और लाहौर में हो। तो ये 3 की मेरी कोशिश है किसी तरीके भी हमारे खुल जाएँ और हमारे एक जो इंडस्ट्री है इसको हम भी कैप्चर करें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ लंदन के अंदर $80 बिलियन, जैसे आपने थोड़ी देर पहले फरमाया, $80 बिलियन की मार्केट है जिसके अंदर गवर्नमेंट उनकी फुल सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास थोड़ी-सी अगर गवर्नमेंट हमारे साथ, अब मैं तो पिछले काफ़ी सालों से इनके साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके आर्ट प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मेरे से सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ी-सी और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसके अंदर थोड़ा-सा फाइनेंस का इश्यू ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है इसके लिए और काफ़ी पूरा सिस्टम चाहिए। तो उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि नासिर किसी साहब, तरीके अभी हमारे 3 साथ शहरों गवर्नमेंट में ऑक्शन हाउसेस की आप बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन इसके अलावा आपकी एक अपकमिंग नुमाइश ऐवान सदर में भी है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि उस एग्जीबिशन में क्या चीज़ें होंगी, क्या देखने को मिलेगा लोगों को और क्या नया होगा, क्या डिफरेंट होगा? देखिए, हमारी बहुत जल्दी उसकी डेट सेट होने वाली। पहले डेट थी हमारी, पोस्टपोन होगी सम रीज़न मुहर्रम की वजह से, तो हमारी नई डेट आजकल में आ जाएगी। उसके अंदर देखिए वही हमारा जो कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री इतने सालों पुरानी बिफोर जीसस की मैंने पहले बताया, तो मोहनजोदड़ो और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हम लोग अपने पेंटिंग के थ्रू लोगों को मैसेज दे रहे हैं, इंटरनेशनली लोगों को बता रहे हैं कि हमारा आर्ट की क्या वैल्यू है, क्या इसको है, क्या बोल रहा है आर्ट। तो वो हम अपनी लोगों को हिस्ट्री दिखलाएंगे, उसके अंदर हर चीज़ हम अपनी पेंटिंग के थ्रू बयान करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट हमारे साथ सपोर्ट कर रही है। तो जो भी अब उसको इंशाल्लाह हम जब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले जो हमने गवर्नर हाउस लाहौर में, केपीके में, कराची में की है, डिफरेंट स्पेसेस पे की है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, उसी को देखे ना। मुझे अभी लंदन में गया हूँ, तो लंदन में कितना अच्छा मुझे रहा गया, क्योंकि आर्ट को हम एक पाकिस्तानी आर्ट को एक चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें रोज़गार बहुत पैदा हो रहा है। अभी जैसे मैं आजकल स्ट्रीट्स पे वर्क कर रहा हूँ, स्ट्रीट के ऊपर पेंट कर रहा हूँ, ब्रिजेस को पेंट कर रहा हूँ, कि लोगों को आर्ट के ऊपर अवेयरनेस आए। तो जो अवेयरनेस आएगी तो लोग ही थोड़ा सा इसके अंदर दिलचस्पी लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता हमारे यहाँ, क्योंकि कंप्लीट हम लोग इस चीज़ को इतना फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मेरे साथ 200-250 से ज़्यादा लोग, स्टूडेंट काम करते हैं, जो आर्ट स्ट्रीट वर्क पे हम लोग आर्ट पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कल्चरल पेंटिंग बना रहे होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा बहुत आगे जाके इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी सपोर्ट आप लोग की जैसे कर रहे हैं, आप लोग देखें ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारा मैसेज जा रहा है वर्ल्ड वाइड कि हम आर्ट के ऊपर कितनी बात अब करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पहुंचेगा और अच्छा होगा, आप बहुत जल्दी देखेंगे। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपने बड़ा अच्छा कहा, एक तो मैसेज भी जाएगा, दूसरा है कि जब हम बात ऑक्शन हाउस की करें तो नॉट जस्ट वन, वी नीड मोर ऑक्शन हाउसेज। रोज़गार भी मिलता है, का ज़रा काम का मौका भी मिलता है, आर्टिस्ट सीखता भी है और आगे से बेहतर काम आता है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह जब नुमाइश होगी ऐवान सदर में तो उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे ख़ुद भी वहाँ पर जाएँ और उस नुमाइश को देखें भी, इंजॉय भी करें। बढ़ते हैं आगे, एक और टॉपिक आज का हमारा, और वो है पैसिव एग्रेशन। ये कुछ नई सी टर्म थी हमारे लिए, हम उस तरह समझ नहीं पा रहे, तो हमने सोचा कि इसको ज़रा एलेबरेट भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, जिसमें हम जो पढ़ पाए, जो समझ पाए, कुछ वो ये, फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा तो आए लेकिन उसका इजहार का तरीका बड़ा मुनफरद, जैसे कि सलमा गुस्सा है, सलमा ने रख के मुझे बोतल मारी, ये तरीका एक है, सलमा खामोश ये है पैसिव एग्रेशन। हाँ, देखे ना, बोतल मार दी, वो दूसरा एग्रेशन है। खामोश हो गई और सलमा ने
किसी और अंदाज से गुस्सा निकाला तो वो पैसिव एग्रेशन हो सकता है। सलमा मेरे बॉस को शिकायत लगा दे मेरी, तो ये पैसिव एग्रेशन है। ये एक्चुअली वर्क प्लेसेस पे कुछ ऐसे होता है ना कि आप कोई कोलीग होता है, ऐसे भी होता है ना कि ये भी तो एग्रेशन का एक तरीका है कि मुझे शेफ की बात पे गुस्सा आ गया, मैं कहूँ अच्छा चलो तुम कर लो शो, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए आपके गुस्से का एक इजहार यानी एक नया सा अंदाज जिसमें नुकसान होता है। वर्क प्लेस पे नुकसान इस तरीके से होता है कि आपका हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं रहता। आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो उससे एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर आप दिल में लेके बैठ जाओ, आपका अच्छा बताऊंगा भी नहीं, मुंह पे ठीक रहूंगा, लेकिन पीठ पीछे बैठ के अपने गुस्से का इजहार किसी और तरीके से अंदाज से करूंगा, तो उससे नुकसान होता है। अब एक पैसिव एग्रेशन हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन वर्क प्लेस को किया है, लेकिन रिलेशनशिप्स में यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक हो, यानी बहन भाइयों का ताल्लुक हो, या फॉर दैट मैटर जो भी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें अगर पैसिव एग्रेशन हो तो उसमें फिर क्या नुकसान होता है, इस पर बात करेंगे। माहिर नफ्सिया डॉक्टर जोनी इशफाक साहब ने हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियो, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हमने ठीक बात की पैसिव एग्रेशन पे, बिल्कुल ठीक की। थोड़ा सा आप अब देखें ना, आप उस पर बेहतर एक्सप्लेन करें हमें, हम तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। पैसिव एग्रेशन असल में एक ऐसी चीज़ जिसमें जब आपके पास एक नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन आप उस नेगेटिव फीलिंग के हवाले से इतनी करेज नहीं रखते कि उसे डिस्कस कर सकें या उसे ओपनली शो कर सकें, यानी वो शख्स कमज़ोर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं। इसलिए वो इमोशनली वीक है। हाँ बिल्कुल, वो एक ऐसा पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है जिसमें उस पर कोई ब्लेम भी ना आए। हम इसे कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी। अच्छा, क्या ये बीमारी है या एक कैफियत का नाम है जो आती है और चली जाती है, आप इसको बीमारी नहीं कह सकते? नहीं, अब ये एज आ डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज हो गया है। 2018 में फर्स्ट टाइम इसे एज आ डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका मतलब है वो जो शख्स है जिसके साथ भी ये मामला है, डिसऑर्डर है, वो उसकी रूटीन या वैसी है, उसकी रूटीन ही ऐसी। आपने अपनी वर्क इन्वायरमेंट में या जनरली देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग होते हैं। हम एक बात को बड़े अच्छे अंदाज में भी कर सकते हैं, लेकिन हम टॉन्ट कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हम ऑफ कलर जोक्स करते हैं, किसी के मेकअप को, ड्रेसिंग को, किसी भी चीज़ को लेकर के हम कुछ ऐसा जोक करते हैं। हम समझते हैं मजाक एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम मतलब वो अपने दिल की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, एक नेगेटिव सा कमेंट भी उसकी तरफ थ्रो हो जाता है। फिर इसी तरीके से समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ये बुरा लगता है कि हम अपने सुपर ऑर्डिनेट की कोई बात नहीं मानेंगे। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रेशन। हमने आज तक जितना भी देखा हुआ है कि अगर कोई एग्रेसिव है तो वो बुरा है, लेकिन पैसिव एग्रेशन की निस्बत अगर कोई एक्टिवली एग्रेसिव है तो वो ज़्यादा बेहतर स्टेट है, क्योंकि इन दैट एटलीस्ट वो अपने अंदर से ये सब इमोशंस बाहर निकाल पा रहे हैं और सामने निकाल रहे हैं। हाँ, और वो थोड़ी देर का एक टेंट्रम है, वो थोड़ी देर बाद हट जाता है, आप दोबारा नॉर्मल स्टेट में आते हैं। मगर पैसिव एग्रेशन की सूरत हाल में ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि स्लोली ग्रेजुअली दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। फिर अब आपके पास कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नहीं, आपकी आदत है एक टॉन्ट करने की। एग्रेशन जो है वो भी तो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, वो भी तो आप कैरी कर रहे होते हैं ना हमेशा से। आपको बात बात पे गुस्सा करने की आदत होती है, जहाँ दिल आया बातें सुना दी चार छः। ये तब होता है जब आपको रीइंफोर्समेंट मिले। जैसे घर में अगर हम देखते हैं, वालिदैन में फादर फिगर एक ऐसा फिगर है जो अगर गुस्सा होते हैं सब खामोश हो जाते हैं, सब डर जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली ओबीडियंस कर रहे होते हैं। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है ये उस पैटर्न को मज़ीद पक्का करती जाती है, उसे मज़ीद फर्म कर देती है कि अच्छा इस बिहेवियर से आई कैन गेट दीज थिंग्स। जैसे बच्चे के साथ आप करते हैं, आप उसे रीइंफोर्स करते हैं। जब वो पहली दफ़ा कोई अल्फाज लिखता है, अलिफ बे लिखना शुरू करता है, आप रीइंफोर्स करते हैं, वो उस रीइंफोर्समेंट की वजह से मज़ीद लिखने की तरफ मोटिवेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप जिस भी एज ग्रुप में हों या जिस भी स्टेज पर हों, आप रीइंफोर्समेंट की बेस पर अपने वो बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को फर्म कर लेते हैं अपने अंदर। एक्टिव एग्रेशन भी ऐसा ही है। इसी तरीके से पैसिव एग्रेशन है। पैसिव एग्रेशन लेकिन ज़्यादा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स में ही इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। बच्चों में होता है, बच्चों में से ही स्टार्ट होता है। असल में ये एक साइकिल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने सुपर ऑर्डिनेट से कोई एक ऐसी टॉन्ट सुने, या दिन भर आपका दिन अच्छा नहीं रहा आज, अब आपके पास एक सब ऑर्डिनेट होगा घर में, माइट प्रोबेबली मिसेस हों, कोई सिस्टर हों छोटी, या भाई हों, या कोई भी और कोई आपके सर्वेंट्स हो सकते हैं। आप उन पर वही एग्रेशन अपना थ्रो करते हैं, बट इन नेगेटिव वे, यही पैसिव वे में, क्योंकि आप ये भी चाहते हैं कि कहीं मैं बुरा ना बन जाऊं सोसाइटी में। असल प्रॉब्लम ये है कि हम सोशल डिजायरेबिलिटी रखते हैं कि हम सोशली एक्सेप्टेबल रहें, और लेकिन हम किसी तरीके से अपना एग्रेशन भी निकलता रहे, जिसमें ये होगा कि जैसे अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं ज़ोर से ग्लास को पटक दूंगी, फिर कहूँगी ओह गलती हो गई मुझसे। सो ये जो एकदम अच्छा, से ये जो रवैया होता है ये इंसान अपनाता कब है? जब उसको लगे कि अब मेरा गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, दाल नहीं गलनी मेरी, तब या वो सोशल डिजायरेबिलिटी वाला एक
इफेक्टिव हाँ, है? दोनों तरह। दोनों तरह से। असल में होता ये कि हम ये सोचते हैं कि यार हमें लोग बुरा ना समझे, वी आर वेरी लोग क्या कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्फ कहेंगे, इमेज। लोग क्या कहेंगे चक्कर में हम पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, पैसिव एग्रेशन क्या है? अब हम ये अगर समझ जाएं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है एस्पेक्ट, तभी इसे रिकग्नाइज भी किया गया एज डिसऑर्डर, क्योंकि वंस इट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसे एलिमिनेट करना आपके अंदर से। अब आप एक नॉर्मल बात को भी बहुत टॉन्टिंग, बहुत ऑफ कलर जोक्स की फॉर्म में आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे बिला वजह, यानी आप खुद भी मेंटली एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ ओके, मगर बस आपकी एक आदत बन गई आर्गुमेंटेटिव होने की। तो दिस ऑल इज़ पार्ट ऑफ पैसिव एग्रेशन। आप ऑफ कलर जोक जो कह रही हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें विद एन एग्जांपल सो दैट वी गेट टू नो कि व्हाट दैट ऑफ कलर जोक इज। ऑफ कलर जोक मीन्स जैसे हम एक होता है पॉजिटिव सा मजाक, ठीक है। जिससे आप और हम दोनों एक ही लेवल पर इंजॉय करते हैं। एक Okay. अच्छा कमेंट, एक अच्छा मजाक, जिससे हम एक, जैसे अभी आपने एक कुछ बात की, तो वो एक ऐसी चीज़ जिससे आपके और मेरे दोनों के दिल में या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दिल में कोई खालिश पैदा ना हो। एक ये चीज़ होती है कि आप एक ऐसा जोक करते हैं जो अच्छा जोक नहीं होता, जो अच्छी बात नहीं होती। आप किसी को तंज करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने किसी का मेकअप देखा, आप कहते हैं यार ये इतना लाउड मेकअप है कि जोकर टाइप लग रही हो। अब तक आप इसको बड़े प्यार से एक सेंटेंस को चेंज करके ऑल्टर करके भी कह सकते ओके, हैं। यानी फॉर एग्जांपल सिचुएशन ऐसी हो कि आपको किसी का मेकअप पसंद नहीं है तो आप कहेंगे आज मेकअप बेहतर नहीं है, इसको ये चेंजेस थोड़ा कर सा अगर लो। आप ऐसे करें तो आप और भी प्यारी लगेंगी, आपकी लुक और भी इन्हांस हो जाएगी। लेकिन अगर जो आप- हमारे प्रोड्यूसर हैं वो तो मुंह पे बोल देते हैं आगे। मेरे वकास। पास अभी एग्जाम्पल ये थी, लेकिन इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आज जैसे हम हैंड राइटिंग पे बात कर देते हैं, कमेंट की क्या लग रहा है, पाँव से लिखा हुआ ठीक है, है। वी कैन से इट इन अदर वर्ड्स। तो ये जो वे है, इफ़ इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वी नीड टू लुक एट दिस, इसको रिव्यू करना चाहिए। इसको कंट्रोल करने का पहला स्टेप ही यही है। मैंने ये देखा है कि जनरली हम ऐसे होते हैं कि बस ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बट वी आर नॉट सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अच्छा, वैसे अभी जो शुएब ने कहा वो वकास ने सुना नहीं, इसलिए अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी मेरा ख्याल है लाइव आ रहा है, उसके बाद मैं अपना अगला क्वेश्चन थ्रो करूंगी ताकि बीच में ना रह बिल्कुल जाए। ठीक है, बराह रास्त आपको हम लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद और अता तारड़ कुछ देर में मीयत से गुफ्तगू करेंगे। बराह रास्त आपको लेकर चलेंगे, अभी टॉपिक पर रहते हैं और हम बात पैसे हाँ, और मैं बता रही थी कि अभी तक वकास का रिएक्शन नहीं आया, जो कुछ शुएब ने बोला उन्होंने कहा मैंने सुना नहीं है। हाँ, बाद में उनको बताकर उनसे रिएक्शन देंगे। लेकिन जब हमारे साथ कोई पैसिव एग्रेशन शो करता है तो हम उसको डील कैसे करें? हमारा रवैया आगे से क्या होना चाहिए जब हमें पता हो कि भाई ये पैसिव एग्रेशन वैसे है, पता चलता कोई ये नहीं है। बंदा दिल में रखे नहीं, समटाइम्स होता है ये, जैसे गिलास पर लग रखने जाता वाली है। बात है कि अच्छा बनने के लिए चलो गिलास जोर से मार दो, कहना कुछ नहीं है। तो उस सूरत में हम कैसे रिएक्ट करें जब इसमें हमारे डोर साथ स्लैमिंग आती है, आप जोर से दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, फिर बाद में फ़ौरन यू चेंज योर रिएक्शन एंड कहते हैं कि नहीं गलती से हो गया था। अच्छा, इसमें ये एक मैं एक्सप्लेन करी थी, आपका आंसर भी मैं देती हूँ कि एक साइकिल की तरह है। साइकिल की तरह आप करते हैं किसी, आप सहते हैं, फिर किसी पे करते हैं, और इसी तरह ये बच्चों में चला जाता है। यानी आप देखते हैं एक बच्चा देख रहा होता है घर में वालिदैन को या ग्रैंड समझ गए, पेरेंट्स इवन एट को, वर्क प्लेस भी आप बिल्कुल जब ऐसे। ऐसा रवैया मिलता है तो फिर आप उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल वही समवन हैज response- टू ब्रेक दैट चेन। क्योंकि देखिए कोई भी बिहेवियर आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट करता है। अगर कोई बहुत पॉजिटिव बिहेवियर है, कोई बहुत पॉजिटिव कमेंट है, तो आपके अंदर एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग, चाहे वो 10 मिनट की, 5 मिनट की या 2 मिनट की फीलिंग हो, वो रहती है। जब ठीक कोई है, नेगेटिव बिहेवियर कतकलामी की माजरत बराह रास्त आपको लेकर चल रहे हैं राना मशहूद और अता तारड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू हैं। उसमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारी हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है और ये पंजाब में जो इंतकाम का सिलसिला जारी है, ये वो वज़ीर आला जो एक जुडिशल ऑर्डर के तहत आज वज़ारत आला की कुर्सी पर विराजमान है, जिसके पास वज़ीर आला बनने की वोट नहीं हैं, वो सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़कर आफत ज़दा इलाकों को अभी तक आफत ज़दा डिक्लेयर नहीं किया गया। लाहौर में अपने ठंडे कमरे में बैठकर ये देखे बगैर कि रुझान में क्या तबाही मची है, तौसा में क्या तबाही मची है, नाला डेक और नाला एक में जो तुग़यानी आई है उससे कितनी आबादियां ज़ेरे आब आई हैं, ये किसी को नहीं पता। लोग डूब रहे हैं, जानो माल का नुकसान हो रहा है और पंजाब का चाबी से चलने वाला खिलौना, जिसकी चाबी
इमरान न्याजी साहब के पास है और जो रिमोट कंट्रोल से बनी गाला से चलता है, उसको सिर्फ एक ही फिक्र है कि सैलाब ज़दगान की भी फिक्र नहीं, सिर्फ ये फिक्र है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लिया जाए, शहबाज गिल की रिहाई के लिए हमारे ऊपर पर्चे देकर हमें पाबंदे सलासिल कैसे किया जाए और बतौर बारगेनिंग चिप कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये पंजाब हुकूमत वो पंजाब हुकूमत है जिसने एक मुलजिम को इस्लामाबाद की एक कोर्ट के ऑर्डर के तहत इस्लामाबाद पुलिस को हैंड ओवर करने से इनकार किया। परवेज़ इलाही इस वक्त खामोश इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो पीछे से बैठकर मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। इमरान न्याजी साहब की आंख का एक इशारा होता है और पूरी पंजाब की इंतजामिया हरकत में आ जाती है। अफसोस की बात है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को ऐसी ऐसी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ जब इमरान खान साहब ने कहा कि जब पुलिस अफसरों को हाथ लगाते हैं तो चिड़ियाघर से फ़ोन आ जाता है। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं। ये काबिल अफसोस अमल है कि परवेज़ इलाही साहब इस तरीके से इमरान खान साहब को गुमराह कर रहे हैं और असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रैलियां हैं ये नाकाम रैलियां, ना लियाकत बाग में कामयाब जलसा हो सका, ना F9 पार्क में कामयाब जलसा हो सका। अवाम ने फौज मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, इसलिए आपको लोग इमरान खान साहब के जलसों में नज़र नहीं आ रहे। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग माफ़िया मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम अपनी मुल्क की सालमियत की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर ये इमरान न्याजी ये इस मुल्क में इंतशार फैलाकर यहाँ पे सिविल वॉर करवाना चाहता है। ये चाहता है कि इतना इंतशार फैले कि पूरा सिस्टम जो है वो लपेटा जाए। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक खातून जज के बारे में जो रिमार्क्स पास किए गए और उस खातून जज का जिस तरीके से नाम लिया गया, ये हमारे माशरे में एक बुराई है कि हम ख़वातीन को इज़्ज़त के मकाम पे नहीं रखते और पहले नाम से पुकारना और जिस लेजर अंदाज में पुकारा गया, ये सेक्सिज्म की मिसाल है कि ये जिस तरीके से ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है और ख़वातीन को इस मुल्क में एक कमतर मखलूक समझा जाता है, ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि इमरान न्याजी सलमान रुश्दी की बात आए तो इमरान न्याजी ये कहता है कि उसका दिफा करूंगा, मगर जब खातून जज की बात आती है तो उसकी इज्जत में कमी लाने के लिए उसको पहले नाम से पुकारा जाता है और धमकी लगाई जाती है। आप पुलिस अफसरान को धमकी लगा रहे हैं। इसी शहबाज गिल ने कहा था कि आईजी तुम मर भी गए तो तुम्हारी कब्र पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये वतीरा छोड़ दें। यही पुलिस वाले सुबह से लेकर रात तक हमारी हिफाजत करते हैं, ना मौसम को देखते हैं ना हालात को देखते हैं, सुबह जान तली पे रख के अपने घर से निकलते हैं। इमरान न्याजी आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को मुलायम करते हुए आप आज भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और उन्हीं पुलिस वालों को गालियां देते हैं। ये दोहरा मेयार है। इमरान न्याजी ने जज साहिबा का नाम जैसे पुकारा, पुलिस अफसरान को जिस तरह धमकाया, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और आज पता ये लगा है कि जब सुबह इमरान न्याजी साहब अपनी बेल कराने जा रहे थे तो बेल तो होनी थी सेशन कोर्ट से, तो ये कुदरत का निज़ाम है कि जब पता करवाया तो पता लगा कि वहाँ पे ड्यूटी जज ज़ेबा साहिबा हैं जिन्होंने इमरान न्याजी साहब की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुननी है। अब इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सदा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस नहीं बनता, इनको सेशन कोर्ट जाना चाहिए और सेशन कोर्ट से अपनी बेल करानी चाहिए। पंजाब में
जो मुकदमे के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है इसका डट के मुकाबला करेंगे। परवेज़ इलाही का, उसके साहबजादे का, जो दोनों रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, मुल्क दुश्मन बयानिए के सहूलतकार हैं, मुल्क दुश्मन बयानिए के मुआविन हैं, इनकी फस्तायत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और इनके खिलाफ ये ना भूलें कि FI का एक मुकदमा मोनिस इलाही साहब के खिलाफ भी है जिसमें चालान जमा होना है। इतने पर्चे दर्ज करें जितने बर्दाश्त कर सकें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और आपकी फस्तायत का डट के मुकाबला भी करेंगे। परवेज़ इलाही सरकार इंशाल्लाह चंद दिनों की मेहमान है। हम वो पंजाब में जो तरक्की का सफ़र है उसको दोबारा जारी रखेंगे। और ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, ऐलान करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बैठते हैं कहते हैं BA तक मुफ्त तालीम जी, उस पर अमल दरामद कहाँ है? 50,000 नौकरियाँ जी, 10,000 में ये नौकरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, 10 अस्पताल बना रहा हूँ। ये वज़ीर आला नहीं, वज़ीर ऐलानात है। ये हर बात का ऐलान करता है और पीछे पेपर वर्क कोई नहीं है, फाइल कोई नहीं है। तो परवेज़ इलाही साहब, आप उतना करें जितना बर्दाश्त कल को कर सकें। हम इंशाल्लाह हमने फ़ैसला किया है कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे और लाहौर जाकर इन तमाम मुकदमात का सामना भी करेंगे। और इंशाल्लाह ये जिस तरह भैंस चोरी के मुकदमात से मुताबिकत रखने वाले मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इनको दर्ज करवाने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। राना साहब बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों का एडिशन करूँगा। पाकिस्तान की तारीख़ में मैं बार बार कहता हूँ, जब तक लाडलों की सियासत ख़त्म नहीं की जाएगी, क्या वजह कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है, पाबंदे सलासल किया जाता है, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार करके लाया जाता है। और ये इमरान खान जो रियासती अदारों के खिलाफ पहले दिन से दुश्मन तराजी कर रहा है। जिस दिन PTV पर हमला हुआ था, अगर उस दिन अदारे आइन और कानून के मुताबिक हरकत करते तो आज पाकिस्तान पे इतना कर्जा ना होता। अगर जिस दिन इसने कहा था कि मैं IG की पतलून उतार दूंगा, जिस दिन इसने और इसके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाई थी, अगर उस दिन कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होती तो पाकिस्तान IMF के चुंगल से आजाद हो चुका होता। अगर पहले दिन सादिको अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले कैलिफोर्निया कोर्ट की जजमेंट पढ़ लेते, उसके मुताबिक फैसला दे देते, एक जानी को, एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के वालिद को अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। अभी भी वक्त है कि आइन और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना पड़ेगा। और हमारे खिलाफ हम आज एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए आए, पता चला एक और पर्चा दे दिया है। जितने पर्चे देने हैं दे दो। हम पंजाब में जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल से तुम्हारी आमरीत का भी सामना करेंगे, सैलाब जदगान के साथ खड़े होकर उनकी मदद भी करेंगे, पंजाब की आवाम के दुख दर्द में उनके साथ खड़े होंगे और तुम्हारा घनाउना और मकरू चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। मेरा आज मीडिया के जरिए पाकिस्तान के तमाम अदारों से सवाल है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो फौज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, कि क्या वजह है कि 2 तरह का ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। नवाज शरीफ के लिए और तरह का ट्रीटमेंट, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को और तरह का ट्रीटमेंट, एक ही केस में बार बार पकड़े जाना। और ये लाडला, इस लाडले के साथ भी आइन और कानून पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इमरान खान से और उसके हवारियों से आइन और कानून के मुताबिक उनको डील किया जाए। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद और अताउल्लाह तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
चलें जी, बढ़ते हैं आगे। और इस्लामाबाद में इनकी मीडिया से गुफ्तगू वो आपको हमने बराह रास्त दिखाई। बढ़ेंगे आगे। हम इससे पहले बात पैसिव एग्रेशन की कर रहे थे डॉक्टर जोनी इशफाक साहबा से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त कम था वरना हम इस पर और बात करते। बहुत शुक्रिया जी आपका साथ आज वक्त देने के लिए। और हम सबको अपने रवैये बदलने की भी ज़रूरत है। हमें अपने रवैये इस तरीके से बदल लें जैसे हमने आज डिस्कस किया कि यूँ तो एग्रेशन का कोई भी मोड ख़तरनाक है, बट जो बात हमने की ना कि पैसिव एग्रेशन वो ज़्यादा ख़तरनाक है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो हमें कुछ ऐसे चेंज करने हैं अपने रवैये ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। हमें अपने रवैये चेंज करने हमें अपने रवैये चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सलमा मुझे मत मारा करो। आपस में अच्छा मैं क्या मारूंगी? मैं मतलब देखिए शोएब, आप मजलूम बन के मुझे जालिम बनाती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऑनलाइन ये औरतें होती जालिम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए इतनी मासूम सी मखलूक है ना औरतें, ये तो वो ड्रामों में पता नहीं क्या साजिशी किरदार उनके दिखाते हैं। बड़ी मासूम सी खवातीन होती है। ड्रामे हकीकत का अक्स हैं। ड्रामा होता है। और फिल्म क्या होती है? फिल्म हकीकत पर मबनी होती है, अगर लेकिन शॉर्ट उसमें फिल्म हो, औरतें जालिम नहीं होती। अगर शॉर्ट फिल्म हो तो फिर शॉर्ट फिल्म हो तो फिर उसमें औरतें बिल्कुल भी जालिम नहीं होती। उनका वो वाला रोल दिखाया जाता है, वो असल जिंदगी में जो परफॉर्म कर रही होती हैं, और बड़ी सबक आमोज कहानियां होती हैं। एब्सोल्युटली राइट। शॉर्ट फिल्म के जरिए आप जो मैसेज कन्वे करते हैं, वैसे भी आपका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि लंबी मूवीज या ड्रामे या सीजन्स देखने का उस तरह का वक्त नहीं है। ठीक है, उनके अपने सिग्निफिकेंस है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म की शॉर्ट मूवीज होती हैं, इसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। एक तो एक इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, ज़रा पूरा स्टोरी बोर्ड आपने एक बड़ा एक मैसेज या बड़े एक स्टोरी बोर्ड को एक छोटे से वक्त में डिलीवर करना होता है। काम उतना ही है, काम कम नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि जो आपने डिलीवर करना है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो स्क्वीज हो जाती है। 1 घंटे से वो 15 मिनट पे और कम पे आ जाती है। एग्जैक्टली। आज हम बात करेंगे शॉर्ट फिल्म्स की, और इसके लिए पाकिस्तानी फिल्म मेकर हमजा बेग ने हमें ज्वाइन की है, जो नास यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं, और उनकी शॉर्ट फिल्म्स को मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल चुके हैं। फिल्म की नुमाइश भी हो चुकी है, और इनकी जो फिल्म है वो पुरानी यादों, बचपन, खानदान और पुरानी रवायात के मौज़ूआत पर मबनी है। फिलहाल जर्मनी में फोरका 7 में जो 6 आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए, उनमें इनको माशाल्लाह सेलेक्ट किया गया। क्यों सिलेक्ट किया गया, ऐसा कौन सा काम था, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, और जो मौज़ूआत हैं उस पर भी कि अच्छा यही मौज़ूआत क्यों। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पढ़ाते मूवीज़ साथ साथ? ये साथ साथ चलता है, दोनों काम साथ साथ। मैंने पढ़ा। 6 लोगों में आपका इंतखाब आखिर क्यों, कैसे, कब? मेरा भी यही सवाल था उनसे, क्यों? जवाब आपको मिला है? आपको जवाब मिला तो हमें बताएं। यूं था कुछ के एक गांव की कहानी है, और गांव में सुपर हीरोज शायद हम नहीं देखते, स्पेशली पाकिस्तान में। तो हमारा आइडिया ये था कि गांव से कुछ लोग उठाएं और उनको कुछ सुपर पावर्स दें, और गांव में एक सुपर हीरो स्टोरी सेट करें। लेकिन इसका कनेक्शन है हमारी एक ओल्ड ट्रेडिशन से। अगर आपको पता हो, पत्थरों से गेम खेली जाती थी गांव में, पंच गीटड़ा या गीटे कहते थे उसको। आप एक पत्थर फेंकते हो, 2 उठाए, फिर एक फेंका, 2 उठाए, कंप्लीट कर लिया। तो हमने इसको इस स्टोरी में ऐसे इनकॉर्पोरेट किया है कि उस गांव में भी ये गेम खेली जाती है, लेकिन जब वो गेम का राउंड कंप्लीट हो जाता है तो उन पत्थरों में से एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से उस गांव में बारिश होती है, पौधे निकलते हैं, फल निकलते हैं, वो लोग खाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, तो लाइफ सस्टेन होती है। फिक्शन बेस्ड है ये? फिक्शन है, बट ग्राउंडेड इन रियलिटी है। ठीक है। तो ट्रेडिशन को हमने थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेडिशन लूज हो चुका है वहाँ पे। अच्छा, ट्रेडिशन और फिक्शन, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन वाकई एक जरा डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है। तो कौन सा गांव था जिसको आपने सिलेक्ट किया? मैं चकवाल से हूँ, मेरा ताल्लुक चकवाल से है, और चकवाल में ही हमने बेस किया है। फिक्शनल नाम हमने दे दिया, गीटापुर कह दिया है इसको, क्योंकि गीटे वहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट ये शूट भी चकवाल में, पूरे पाकिस्तान में गांव में ये खेला जाता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर नाम जरा शायद मुख्तलिफ है। बट अब अनफॉर्चुनेटली नहीं खेला, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं ना, अब फोन्स आ गए हैं, तो अब फोन्स पे ज्यादा है बच्चे। और हमजा, ये तो एक टॉपिक हो गया, इसके अलावा जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, वो आप क्या आपको आमद होती है कि मुझे इस मौजू पे फिल्म बनानी चाहिए, या ये इसकी हमारे माशरे को ज़रूरत है, और क्या वो मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड होती हैं स्टोरीज़, या वो हमारे और डिफरेंट चीज़ों से उनका ताल्लुक होता है? बिल्कुल, मैं उन चीज़ों पे कहानी बनाता हूँ जो मैं देखता हूँ अपने। मैं डायलॉग्स अपनी अम्मी और अपनी नानी के फ़ोन कॉल से चुराता हूँ मोस्टली। तो मैं बहुत जो चीज़ें देखता हूँ उन्हीं पे बनाता हूँ। कहीं आपने मेरे और सलमा पे मूवी बनाने का सोच तो नहीं लिया? हो सकता है, मैं सुन रहा था आपको। अच्छा, हमारी कौन सी बात ऐसी आपको लगी कि इस पे तो फिल्म बननी चाहिए? पैसिव एग्रेशन। वो जब लाइव गए थे आप लोग, मैं बता नहीं सकता। वो बातें नहीं की जा सकती। वही बातें थी जो यहाँ से पिक करके अभी भी वो मैं आप कोई फिल्म शायद देखेंगे शायद उसमें आपको। नहीं भाई, ऐसा ना करना। नहीं, नाम थोड़ी लेंगे, मतलब ही इज आर्टिस्ट, ही नोज वेरी वेल कि कैसे कवर करना है। Totally, these people are fictitious, they don't exist. हम कहेंगे इसका रियल लाइफ से और
कोई ताल्लुक ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल फिक्शनल है totally। फिक्शनल है जी, पता नहीं कौन से दो एंकर्स क्या बात आप कर ऐसे रहे तो थे। नहीं कहेंगे एंकर्स का असल चेहरा नहीं, कैमरे के पीछे ये क्या करते हैं। शायद एक सीन होगा फिल्म में उसमें, और शायद आप इसमें लोगों को सलमा और कास्ट शेब कर तो लूं नहीं मे बी। होंगे? कास्ट में सलमा और शेब तो नहीं होंगे? हाँ, फिर हमें कबूल है, रियलिस्टिक, फिर हमें कबूल है। अच्छा, खानदान, आपने कहा ना एक अम्मी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उससे आपने डायलॉग्स पिक कर लिए, पूरी स्टोरी ही इन एक्चुअल आपने पिक कर ली, बिकॉज ज़ाहिर है वो रियल स्टोरीज होती हैं, रियल चीज़ें होती हैं जो कि आप फिर ढालते हैं उस स्टोरी में। इसके अलावा क्या आपने पुरानी रिवायात पर भी काम किया? बिल्कुल, जैसे कि वैसे तो ये भी एक पुरानी रिवायत है, क्या लेते हैं इस खेल को, बट और क्या? असल में मैं पर्सनली बड़ा नॉस्टैल्जिक सा बंदा हूँ, मुझे लगता है आई स्टिल एग्जिस्ट इन द पास्ट। मुझे पास्ट की चीज़ें, आई कैन रिलेट। 80s एक ऐसा एरा था जिसमें बड़ी क्लासिकल जो है, 70s की भी बात करें तो ही कैन रिलेट। वैसे 80s में पैदा नहीं हुआ था मैं, आपका नहीं पता। मैं तो हुआ था, लेकिन मैं तो आज नहीं बताना, तो हुआ था। लगता नहीं है वैसे, वेरी वेल मेंटेन्ड, इनकी तरह थोड़ी है 90s में होके भी 70s वाले। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, आई डोंट माइंड इट। तो मुझे पुरानी चीजों बदला पूरा यहीं पे, नो पैसिव एग्रेशन, उत्थे ही पूरा करो इट वाज सर प्लीज। पैसिव एग्रेशन। नहीं तो एक्टिव था ना। अभी तो चीजें पटकने की नौबत नहीं आई बस। See, I really like the chemistry already, मैं कास्ट करने लगा आप लोगों को। तो ये मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है, पुराने लोग, मेरी नानी के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है हमेशा से, कहानियों का मेरे अंदर जो रुझान एक पैदा हुआ है वो मेरी नानी और अम्मी के थ्रू मोस्टली ज़्यादा है। तो मेरा जो कनेक्शन है वो ज़्यादा पुरानी चीज़ों के साथ रहता है, तो इसीलिए फिर मेरा ना ऑटोमेटिकली मैं हो जाता हूँ, माइल हो जाता हूँ पुरानी ट्रेडिशन और पुरानी चीज़ों की तरफ, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो मादूम हो गई हैं या खत्म। बिल्कुल, मैं कहता हूँ क्यों ख़त्म हो गई हैं, ये भी तो किसी की ज़िंदगी का हिस्सा थे। अभी पत्थरों वाली जो गेम है, ये एक पूरे गांव को बाहर लेके आती थी, लोग बैठ के खेला करते थे। अब आपको गांव खाली खाली नजर आते हैं, अब लोग अलग हैं, लिटरली दीवारें बन गई हैं। अच्छा, गांव खाली होने की एक वजह ये भी है कि लोगों ने शहरों का रुख कर दिया, जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए। गांव ही अब डेवलप हो गए हैं, गांव भी डेवलप हो गए, टेक्नोलॉजी काफी आ गई है गांव में भी। अब बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, केबल, इंटरनेट, फोन्स, वो अब बच्चे वहाँ बैठ के इंटरनेट गेमिंग कर रहे होते हैं। जिन बच्चों को मैंने कास्ट किया था अपनी फिल्म में, वो इंटरनेट गेमिंग कर रहे थे, उतरते ही नहीं थे, उनको मैं कहता था कि और वो रिहर्सल करनी आ जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा हैं, उनको हम फिल्म में तो देखते हैं, लेकिन हमारे गांव से अब वो खत्म हो चुकी है। जैसे हम देखते थे एक दरख्त की छांव में एक ट्यूबवेल के पास एक चारपाई पड़ी होती थी, बुजुर्ग बैठे होते थे, दिन का खाना वहीं आता था, आसपास खेत होते थे सारे। अब हमें वो रियल में बहुत कम नजर आता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर आया, तो हमें सेट करना पड़ा था वो जाके उस तरह से। अच्छा, आपको आर्टिफिशियल सेट लगाना पड़ा? ना, सेट्स बिल्कुल, हम जब सेट की बात करते हैं तो रियल लोकेशंस, आई ऑलवेज शूट ऑन रियल लोकेशंस। मतलब लोकेशन पे आपको वो माहौल बनाना पड़ा, वो बना हुआ आपको नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो बना हुआ बिल्कुल मंजिल लेके जानी पड़ी उधर। लेकिन अभी भी गांव में आपको कुछ ऐसे लोकेशंस मिलेंगे जिनमें कुछ उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, तो आप उसको एज इट इज जो है एक पुराने जमाने का गांव या पुराने जमाने का घर दिखा सकते हैं। और स्पेशली जो पुराने जमाने के घर थे, वो जो पत्थर का बना घर होता था, कुछ मिट्टी नजर आ रही होती थी, कितने ठंडे और खूबसूरत लगते थे वो देखने में आंखों को, अब वो नहीं मिलता। और ऐसी स्टोरीज में आपको फिर सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी अम्मी के एक चाचा हैं जो गांव में रहते हैं, जहां मोस्ट ऑफ द शूटिंग हमने किया था, तो वो घर इसी तरह पुराना, पीछे गाय बकरियां फिर रही हैं, तो हमने लिटरली अपनी एक्ट्रेस को खड़ा किया, कैमरा लगाया एंड दैट्स इट, रिफ्लेक्टर्स वगैरह पकड़े थे, हमें पीछे से कुछ सेट नहीं करना पड़ा। कुछ बच्चों कह दिया कि एक गाय यार पीछे ला के खड़ी कर दो खाली जगह, बट अगेन वो टेक्सचर आपको इतना खूबसूरत मिल जाता है वहाँ पे। तो कुछ चंक्स हैं गाँव के जो उस तरह से डेवलप नहीं हुए, तो उसका टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हो अपनी कहानियों में, तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया था। और गाँव के माहौल में, या जैसे आपने रवायात की बात की, पुरानी रवायात को जिंदा करने की ज़रा कोशिश ही तो है, ये आपने खुद भी कहा कि आप वेरी नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, इसका वाकई इम्पैक्ट नज़र आता है फिर आपको कहाँ पे? जनरली सोसाइटी में जब भी इस पर काम होता है, पुरानी रवायात को जिंदा करने पर, गांव पे काम करने पर, वहाँ शूट करने पर, पुरानी चीज़ों पर डिस्कशन करने से इम्पैक्ट नज़र आता है? कोशिश तो है कि नजर है, क्योंकि अभी मैं अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो ये पिच हुआ हुआ है एज अ 5 पार्ट सीरीज, तो ये पूरी एक सीरीज है जो होपफुली हम नेटफ्लिक्स को पिच करेंगे। अच्छा, तो अभी शूट हो चुकी है ये? नहीं, अभी शूट होनी है। अभी इसका मैं आपको बताता हूं, अभी हमने सिर्फ प्रपोजल दिया था एक शॉर्ट फिल्म के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने कहा था ये एक फिल्म है, इस तरह की हम एक सीरीज प्लॉट को शॉर्ट फिल्म के जरिए आपने बता दी है। बिल्कुल, इफ यू विन, और अगर आपको उसमें फंडिंग मिलती है, मिल गई हमें, मिल गई फंडिंग, 6 सिलेक्ट हो या सो आई एम वन ऑफ देम, नाउ यू गॉट द फंडिंग, अब आप उससे करेंगे शूट एट अ लार्जर स्केल। पहला एपिसोड पूरा बनाऊंगा, पूरा पहला एपिसोड बना के होपफुली लॉन्ग शॉट नेटफ्लिक्स को पिच करेंगे, प्राइम को पिच करेंगे, किसी ने शायद अगर पिक कर लिया, इंशाल्लाह, देन वी गेट टू मेक द नेक्स्ट 5 एपिसोड्स। तो प्लान ये है, वो होगा, फिर विल बी एबल टू बेटर गेज के इम्पैक्ट उसका कितना हुआ है। अभी पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, मैंने जितनों से बात की है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे लगाया है,
इंटरेस्टिंगली जर्मनी में मैं आपको बताता हूँ, ये पत्थरों की गेम थी, मैं पत्थर साथ लेके गया था, तो मेरी एग्जीबिशन का पार्ट था कि मैंने उनको खेल के दिखाया ऐसे होता है। लिटरली हर थोड़ी देर बाद स्पेशली लड़कियां आती थी, कहती वो पत्थर तो मैं, आपको लगता है मैं जेब में लेके फिरता हूँ पत्थर हर वक्त, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे लिटरली लोगों ने कहा इट वाज वेरी, क्योंकि टैक्टाइल था ना, फोन्स तो सबके पास है, बट वो बैठ के पत्थरों के साथ एक टैक्टाइल प्रैक्टिस करना, वो कोई सोच नहीं सकता। मैं लाने लगा था बट मैं नहीं लाया। मैं अच्छा, भूल वो गया। पत्थर आपने एज इट इज जैसे खेले जाते हैं उस तरह से उठाए या उनको कोई कलर शलर किया, उनको प्यारा बनाया? मैं लिटरली अपने गांव से 10-15 पत्थर लेके जर्मनी गया था। मुझे था कि कहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो रोक ना लेके क्या ले जा रहे हो, बट शुक्र है कि उन्होंने जाने दिया मुझे। खतरा होगा कहीं हाँ, इधर कि ये उधर मारे ना किसी को। लेकिन अगर आप जो चेकिंग बैग है उसमें ले जाए तो कोई इशू वैसे होता नहीं हुआ, शुक्र है। वैसे डू वी हैव द विजुअल्स, अगर हैं तो उस शॉर्ट फिल्म के विजुअल्स हम साथ जरूर प्ले भी करते। आई अगर नेक्स्ट जब भी होंगे तो हम जरूर when we make the whole thing तो hopefully बिल्कुल। अच्छा, you all get आपकी to जो see it. कास्ट होगी इस शॉर्ट फिल्म में, वो आपने कोई टिकटॉकर्स उठाए, कोई स्टूडेंट्स उठाए, कहाँ से आई आपकी? सो अभी शॉर्ट फिल्म के लिए तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेन कैरेक्टर थी, मेरी अम्मी की खाला हैं जो एक और की कैरेक्टर थी, मेरे कजन्स हैं जो की कैरेक्टर्स थे, और सारे जो सपोर्टिंग कास्ट है कजन्स थे। और यही चीज़ बहुत पसंद की गई थी कि नॉन एक्टर्स के साथ हमने काम किया था। कोई मतलब गुंजाइश नहीं है मजीद? आप लोगों के लिए हमेशा रहेगी। और हमारा एक सेगमेंट तो वैसे ही प्लान हम है, ये जरूर सलमा, हम उसमें एक्ट करें ना करें, हमने खेलने में एंजॉय बड़ा कर लेना है। हाँ, और वो जो पत्थरों वाला गेम है स्पेशली ना, मैं डेफिनेटली कैमियो दूंगा आप लोगों को, डेफिनेटली। मैं और शेब रोज लड़ रहे होंगे, मेरे देखिए आप वैसे भी टीचर हैं, आपने सिखानी है हमें वो गेम। जरूर, हम वो गेम सीखेंगे सीख और हम वो करेंगे। वैसे आप शो में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना ये शीशे के टेबल पे आवाज बहुत आएगी, यहाँ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास तो ये पत्थर, हमारे पास कुछ ग्रीनरी भी है इस सेट पे ना, तो उधर बैठ के हम खेलेंगे। किसी दिन पहले ही मैं सुबह प्लान करी थी कि इधर गांव तक ये लगे हो। हाँ, ये नीचे बैठ के खेली जाती है वैसे। नीचे बैठ के खेली जाती है। यूं मुश्किल हो जाएगा तो आप अगर जमीन पे बैठ के खेलें ना, साथ कोई मतलब सेंसिबल एंकर बैठा हो, उसे कुछ सीखना चाहिए। तो सीखो ना, क्यों नहीं सीखती? भाई सीखे ना, नीचे बैठ के खेलते, टेबल पे बैठ के खेलने की। जाओ उठ जा, बैठ नीचे तो जाके खेल के आ। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू सो मच। अब नहीं है पत्थर, इस पर कैसे खेल लेंगे नीचे हम जाके? पत्थर बिल्कुल हमें हमजा ने प्रोवाइड करने हैं इस शो के बाद, और हम यहाँ बैठ के मेरी गाड़ी में बहुत सारे, उसको हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। डन। पत्थर को नहीं, क्लिप को। वैसे आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मतलब आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने किया एक्टिंग। एक ड्रामा आएगा मेरा, आएगा। मैं एक ड्रामे में था, कॉमेडी ड्रामा था, स्या सीरीज के नाम से। IRK फिल्म्स यही है इस्लामाबाद में, तो आई एक्टेड विद देम। तो सब कुछ चलता रहता है। ज्यादा मजा किसमें, एक्टिंग में है, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, या टीचिंग में है? गुड क्वेश्चन। सब में मजा है, डिफरेंट मजा है, क्योंकि आप फिल्म करते हो तो आप बड़े पहलुओं के बारे में सीखते हो बिहाइंड द कैमरा, आपको लोगों की समझ आ जाती है। आप एक्ट करते हो, आपको समझ आ जाती है वो अच्छा इस तरह मैं डायरेक्ट कराऊंगा लोगों को। फिर आप टीच करते हो तो वही सारा एक्सपीरियंस आप बच्चों को सिखा रहे हो आगे। तो हर चीज़ बड़ी डिफरेंट है। बच्चों को सिखाने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है या फिर शॉर्ट फिल्म बनाने में? क्योंकि फिल्म बनाना एक डिफरेंट काम है, पढ़ाने से अक्सर लोगों की मेरी तरह जान जाती है। अगर आपका जवाब है कि बच्चों को सिखाने में मज़ा आता है, तो 2 बच्चों को तो सिखाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। चलिए आगे बताएं। ये रैंक करना बड़ा मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक मैं डायरेक्टिंग और फिल्मिंग को सबसे ऊपर रखूंगा, फिर मैं टीचिंग को उसके बाद लाऊंगा। बट दैट इन नो वे मींस के अच्छा, आपका फ्यूचर में कुछ प्लान है कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी ये शॉर्ट फिल्म इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगी, जितने भी आपने इसकी 5 एपिसोड्स की एक सीरीज सोची हुई है, आने वाले वक्त में क्या आप कुछ सीजन्स का दौर चल रहा है आजकल, कोई सीजन की प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या एक प्रॉपर फिल्म बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? मेरा ख्वाब, बिल्कुल मेरा हमेशा से ख्वाब रहा था कि मेरी फिल्म कभी सिनेमा में लग जाए, लेकिन ख्वाब बदल जाते हैं थोड़ा टाइम के साथ, चीजें सिनेमा बदल जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे लग जाए। एग्जैक्टली, तो अब थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया। तो ये सीरीज मैं चाह रहा था कि किसी ना किसी तरह एक अच्छे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बट पैरेलल उसके साथ आई एम राइटिंग समथिंग एल्स। तो मैं क्या करता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स एज वेल, देयर आर सो मेनी फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज, आर्टिस्टिक रेजिडेंसीज इतनी सारी हैं कि जिनमें आप एक प्रोजेक्ट की पिच, जिस तरह मैंने अप्लाई किया, आप अप्लाई कर सकते हो और दे लिटरली pay you to travel to your country, they literally fund your project, they are just out there। हमें ढूंढने की डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी एफर्ट्स किए हैं, कितनी आपकी मेहनत रही है, वो किस लेवल पे आपने काम किया है। आप नेटफ्लिक्स पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आप तो पाकिस्तान का भी, उसका पैरेलल प्लेटफॉर्म पाकफ्लिक्स की तरफ भी तो हम बढ़ रहे हैं।
अगेन हम उस पर क्यों नहीं जाते या कोशिश क्यों नहीं करते। एंड देन पाक, अगर हम पीटीवी फिल्म्स की बात करें जो कि अब स्टार्ट हुए, अब उस दिन हमने देखा कि इंतज़ार फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई पाक फिल्म्स के इश्तराक से, तो ये कोलैबोरेशंस भी तो इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरी एक फरिश्ते के नाम से फिल्म थी, वी मेड दैट बैक इन 2016 और 17। पुराना है। मैं बहुत पुराना, बिल्कुल। तो वो पीटीवी पे प्ले हुई थी एक बार। सो मेरा, आई वाज सो हैप्पी कि मेरी फिल्म पीटीवी पे प्ले हुई है। सो वन ऑफ माय ड्रीम्स वाज कि पीटीवी के लिए ड्रामा, बिकॉज हसीना मोइन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके ड्रामास का। तो वो जब लगी थी और लिटरली होस्ट ने कहा था कि ये रिजेंबल करती हैं इसकी थीम्स हसीना मोइन से, मैं आई लिटरली जस्ट पास्ड आउट के वाओ, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो मेरा ख्वाब है, एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, आई एम अ पीटीवी रिजेक्ट एक्चुअली। मेरा एक स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो चुका है पीटीवी। नहीं, बट रिजेक्शन हमेशा आपकी कामयाबी की तरफ पहला कदम I'm होता है। so और glad पीटीवी that फिल्म्स happened. का जो सबसे अच्छी चीज है कि उसमें कुछ रेशो होता है फंडिंग के लिए ना, कि कुछ आपको पे बिल्कुल, करना बिल्कुल। होता है, कुछ पीटीवी पे कर रहा होता है, तो ये जो Exactly. कोलैबोरेशन होती है उससे आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है और ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक रिजेक्शंस आर, बात है, हम भी रिजेक्शन के बाद आए हैं इधर, टेंशन नहीं लेनी है आपने, रिलैक्स हो जाओ, चिल ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चिल। चलिए, जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमसे ऑल द बेस्ट। जिस तरह सलमान ने भी कहा कि ज़ाहिर है अभी एक अभी हमने इधर बैठ के खेलना है, अभी नहीं खेलना, पत्थर नहीं है अभी। पत्थर आएंगे इस अभी प्रोग्राम खत्म पागल हुए। समझेंगे कि पता नहीं यूं टुन टुन मुन मुन क्या कर रहे हैं दोनों। नहीं, इस प्रोग्राम के बाद शेव पत्थर लाओ पहले, पत्थर भी आ जाएंगे, प्रोग्राम तो खत्म होने दो, प्रोग्राम लास्ट- खत्म करते हैं, लास्ट ठीक। मिनट चल रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें नाज़रीन, अपनी दुआ में याद रखें, और आप भी कोशिश करें कि जो पुरानी रवायात हैं इनको हमजा कितना ज़िंदा रखने की अपने तौर पे कोशिश करें। वो फिल्म्स बना के करते हैं, आप अपनी रवायात को किसी को बताकर, शेयर कर जिस तरह अभी मैं और सलमान इंशाल्लाह वो गेम खेलेंगे, बल्कि हमजा में सिखाएंगे, हम खेल के वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। बहुत सा ख्याल रखिए, मुलाकात कल करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।